Hello everyone, welcome to Apple Mind, and today we are here with the part 4 of GSSB PYQs, the paper of 29th March 2026। आपको अगर नहीं पता है तो सेम पेपर के हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक काफ़ी सारे क्वेश्चंस विथ प्रॉपर डिटेल्ड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यस एक्सप्लेनेशन नहीं बोलूँगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो बाकी सब भी करा देते हैं, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन तो सब दे देते हैं। हमने क्वेश्चंस किए हैं विथ प्रॉपर डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो सेम आज भी हम पार्ट 4 पे फोकस करने वाले हैं एंड हम लोग आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 186 से 210, यानी कि ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। और आज यहाँ पे हमारा ये पेपर वाला जो मतलब इस पेपर का जो सेक्शन है वो ख़त्म होगा। इसके बाद हम लोग नया पेपर स्टार्ट करेंगे, राइट। तो ये पेपर के एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पे ख़त्म करेंगे, इसके बाद हम लोग नया पेपर देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस पर्टिकुलर 29 मार्च वाले पेपर का ये लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके बाद नया पार्ट आएगा जिसमें नया पेपर, नए क्वेश्चंस होंगे, राइट। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता दूं, एपोमाइंड आपके लिए यूट्यूब पर फ्री GSSB क्वेश्चन PYQs की सीरीज लेके आए हैं, राइट। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा बल्कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। हर क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट है, पूरा टॉपिक हम एक तरह से ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, राइट। तो इतना डिटेल में होने वाला है ये। और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियोस तो देख लेते हैं पर वहाँ पे आप लोग लाइक्स नहीं दे रहे हमें, ठीक है। तो हमारे मोटिवेशन और हमारे रिवॉर्ड के लिए आप लोग लाइक्स दें और कमेंट्स करें। तो मैं सोचता हूँ आज एक टारगेट बना लेते हैं हम लोग, लाइक्स और टारगेट का, ठीक है। जैसे बाकी चैनल्स पे करते हैं ना, माना कि हमारा तो एक प्रॉपर एजुकेशनल वीडियो है ये, बट क्यों नहीं हम भी एक लाइक और कमेंट्स का टारगेट क्यों नहीं बना सकते। तो लाइक्स का हम लोग बिल्कुल छोटा सा टारगेट बनाते हैं, 65 लाइक्स का हम लोग टारगेट बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये नंबर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और कमेंट्स का हम लोग टारगेट बनाते हैं, कितना बनाएंगे, ये 50 रख देते हैं, ठीक है। 50 कमेंट्स आप लोगों की तरफ से चाहिए। आप कुछ भी डाउट पूछ लीजिए, हमें अप्रिशिएट कर लीजिए वहाँ पे हमारे एफर्ट्स के बारे में। आप हार्ट वाला इमोजी डाल सकते हैं या फिर थम्स अप वाला इमोजी डाल सकते हैं, कुछ भी आप अपना कमेंट कर दीजिए, कोई वो नहीं है, कुछ भी कमेंट कीजिए। बट एक टारगेट हम अचीव करना चाहते हैं कमेंट्स का 50 के लिए, ठीक है। 50 कमेंट्स। देखिए आप लोग पढ़ाई करते हैं, आप लोगों को अच्छे मार्क्स आते हैं, आप लोगों को रिवॉर्ड मिलता है, लाइक, ठीक है। हम लोगों को रिवॉर्ड कैसे मिलेगा, आपके अप्रिसिएशन से। चलिए, तो आगे जाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए, बहुत बढ़िया। तो पहला क्वेश्चन यही है, आप लोगों का हर बार रहता है कि सर हाउ टू गेट दिस PDF जिसमें सारा कंसेप्ट और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, हाउ टू गेट दिस, ठीक है। तो ये PDF आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। PDF कह लो या PPT कह लो, ठीक है, जिसमें आपका PYQ रहेंगे, ठीक है। और आपका क्या रहेगा PYQ के साथ, कंप्लीट कंसेप्चुअल आपका अंडरस्टैंडिंग रहेगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये PDF कैसे मिलेगा आपको वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी के लिए हम लोग जंप करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, बहुत बढ़िया। सो पहला क्वेश्चन हमारा है फिजिकल फार्मेसी से, सॉल्वेंसी के ऊपर है, ठीक है। विच मेथड इन्वॉल्व्स एडिंग अ वाटर मिसिबल, इस वर्ड को ध्यान से समझिएगा, वाटर मिसिबल सॉल्वेंट टू इंक्रीज ड्रग सॉल्युबिलिटी, यानी यहाँ पे हमको ड्रग सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है, क्या डाल के, वाटर मिसिबल सॉल्वेंट डाल के। तो सिंपल सी बात है, जब भी हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़, कोई एक्स्ट्रा सॉल्वेंट डाल के अगर हम किसी ड्रग की सॉल्युबिलिटी बढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ पे बेटा हम लोग सीधा सीधा को सॉल्वेंट की बात कर रहे होते हैं। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। जब आप सरफेक्टेंट डालेंगे तो आपका सरफेक्टेंट आंसर आएगा। जब आप बफर डालेंगे तो, और बफर डाल के आप बेटा पीएच को एडजस्ट करेंगे, पीएच एडजस्ट करके आप आपके ड्रग को या आपके जो प्रोडक्ट है उसको वीक एसिड या वीक बेस बना के उसको सॉल्युबिलिटी आप उसका इंक्रीज करेंगे, तब आप पीएच मेथड यूज करेंगे, ठीक है।
और वैसे ही पॉलीमर्स डाल के बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट डाल के बना रहे हैं, वो भी कैसा, वाटर मिसिबल सॉल्वेंट डाल के। तो वहाँ पे हम लोग उस मेथड को को सॉल्वेंट मेथड कहेंगे, ठीक है। चलिए, सो को सॉल्वेंसी कहता है कि एडिंग अ वाटर मिसिबल सॉल्वेंट लाइक इथेनॉल, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ वाटर मिसिबल सॉल्वेंट, ऐसा करके क्वेश्चन आ गया तो इथेनॉल, प्रोपेलिन ग्लाइकोल और आपका ग्लिसरीन। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे को सॉल्वेंसी में हम लोग वाटर मिसिबल सॉल्वेंट डालेंगे टू लोअर द मीडियम पोलैरिटी एंड इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिपोफिलिक ड्रग। देखिए बेटा, हमेशा यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आपका ड्रग हाइड्रोफोबिक हो, ठीक है, या फिर आपका ड्रग क्या हो बेटा, लिपोफिलिक हो। एक ही बात होती है, ठीक है, यानी कि आपका ड्रग वाटर में सही से मिक्स नहीं हो रहा, सही से सॉल्युबलाइज नहीं हो रहा। उस केस में आप लोग सीधा सीधा सॉल्युबिलिटी बढ़ाने वाली मेथड्स का हेल्प लेते हैं, ठीक है। चलिए, ओरल सिरप यूजेस प्रोपेलिन ग्लाइकोल एज अ को सॉल्वेंट, एक एग्जांपल है। को सॉल्वेंसी में हम लोग लोअर करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। ये मैं बताता हूँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, सारी चीज़ें अभी बताता हूँ। सरफेक्टेंट में हम लोग यूज़ करेंगे मिसेल। देखिए, मिसेल में क्या होता है, आपका सरफेक्टेंट जो होता है ना, सरफेक्टेंट क्या करता है बेटा, एक मिसेल बनाता है। मिसेल में कैसा होता है, आपका जो कोर होता है ना, देखिए ऐसा मिसेल बन जाता है। देखिए, ये सारे सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब इसमें जो हेड है ना, ये मतलब ये जो आपको कैविटी दिख रहा है, देखिए ये कैविटी जो है ना, यहाँ पे ड्रग फंस जाता है। ये कैविटी पूरा हाइड्रोफोबिक होता है, क्योंकि हमारा सरफेक्टेंट कैसा होता है, एक तरफ उसका हाइड्रोफोबिक होता है, एक तरफ उसका हाइड्रोफिलिक होता है, दो पार्ट में एग्जिस्ट करता है। तो ये सारा मिलके एक हाइड्रोफोबिक कैविटी बनाते हैं, उसमें ड्रग फंस जाता है और अपेरेंटली वो सॉल्युबल हो जाता है, राइट। और ये मिसेल वाला हो गया। पीएच एडजस्टमेंट करके क्या होता है बेटा, आपको सिर्फ आपके ड्रग को या वीक एसिड बनाना है या वीक बेस बनाना होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि आपका आयोनाइजेशन अच्छा हो जाता है इससे, ठीक है। कॉम्प्लेक्सेशन में हम एक कॉम्प्लेक्स बना के करेंगे, क्या करेंगे, ड्रग का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, किसके साथ, मान लीजिए साइक्लोडेक्स्ट्रिन के साथ। तो यहाँ पे भी सेम, साइक्लोडेक्स्ट्रिन के हाइड्रोफोबिक कैविटी में ड्रग इंक्लूड हो जाता है, यानी कि इंक्लूजन हो जाता है, फंस जाता है, ठीक है, और वो अपेरेंटली सॉल्युबल हो जाता है पानी में। एक और मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल मेथड ऑफ सॉल्युबलाइजेशन। क्या बोलेंगे, फिजिकल मेथड ऑफ सॉल्युबलाइजेशन। यहाँ पे हम लोग क्या है, ड्रग का पार्टिकल साइज बहुत छोटा करेंगे। देख लीजिए, मेरी बात सुनिए, एक बात लिख लीजिए आप, पार्टिकल साइज, ठीक है, जितना छोटा होगा, ठीक है, उतना ही सॉल्युबिलिटी क्या होगा बेटा, आपका सॉल्युबल ज़्यादा हो जाएगा ड्रग। इतना आप लिख लीजिए, जितना पार्टिकल साइज छोटा उतना सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो उसको माइक्रोनाइजेशन या नैनो क्रिस्टल बना के आप उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या रहता है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए, ये आपके लिए मैंने स्पेशल एडिशनल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डाला है कि बच्चों को अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वर्ड आ रहा है तो अगर उसका मतलब नहीं पता तो क्यों ना 2 मिनट लेके वो सिखा दिया जाए, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। ये डिपेंड करता है वाटर की अगर बात करें तो डिपेंड करेगा टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी पे, पर अगर हम नॉर्मल लें कि रूम टेम्परेचर पे कितना रहता है तो ये 78.5 रहता है। 20 डिग्री सेल्सियस पे आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर रहता है 80.2, ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ये 88 रहता है। तो कभी कभार यहाँ पे बिल्कुल इजी क्वेश्चन देखे गए हैं कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 0 डिग्री पे क्या है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली देखे जाते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इट टेल्स कि क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस कितना रिड्यूस कर पाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। देखिए, मेरी बात सुनिए, NaCl है, ठीक है, Na+Cl- है, ये चार्ज है, ठीक है, तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो कोई सब्सटेंस मान लीजिए पानी, तो इन दोनों को कितना अलग रखने के सक्षम है उसको उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको वैक्यूम के समक्ष मापा जाता है, यानी वैक्यूम के
स्टैंडर्ड में मापा जाता है, तो वैक्यूम आपका स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है। तो इसके फॉर्मूला में भी आपको देखने को मिलेगा कि परमिटिविटी ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस आप चेक कर रहे हो वो, और अपॉन वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम का परमिटिविटी। तो हो सकता है आपका क्वेश्चन आ जाए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, तो वो भी यहाँ से हमने इसको पकड़ लिया यहाँ पे, ठीक है। हम ऐसे छोटी छोटी चीज़ भी हम याद रखेंगे, तो हो सकता है आपका क्वेश्चन आ जाए कहीं पे, कहीं याद आ जाए कुछ, कभी भी याद आ सकती है। जितना आप नॉलेज लोगे उतना आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। ऑर्डर क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो वाटर का ज़्यादा रहता है, ग्लिसरीन का उससे कम, और पीजी का उससे कम, इथेनॉल का उससे कम, ठीक है। चलिए, if neurons in the brain are damaged due to lack of oxygen, which process is most likely occurring। बेटा देखिए, लैक ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ना, इसको हम कहते हैं इस्केमिया। क्या कहते हैं? इस्केमिया। तो एक तो यहाँ से आप लोगों ने सीखा कि इस्केमिया का मतलब क्या होता है, कि ऑक्सीजन की कमी हमारे सेल में, हमारे टिश्यू में जहाँ भी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी वहाँ पे इस्केमिया हम कहेंगे। अब इस्केमिया एक नॉर्मल कंडीशन है कि एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है? नॉर्मल कंडीशन यानी कि हमारी फिजियोलॉजिकल कंडीशन। फिजियोलॉजिकल कंडीशन का मतलब होता है जो हमारी बॉडी में नेचुरली होती रहती है, जिसका बॉडी ही जिम्मेदार है। तो इस्केमिया हमारे बॉडी में क्यों होगा? नॉर्मल तो नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है बेटा, पैथोलॉजिकल कंडीशन यहाँ पे आएगी। तो जब सेल डेथ या सेल डैमेज पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से होता है, तब हम उसको क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। यहाँ पे न्यूरॉन्स में हो रहा है तो हम इसको न्यूरल नेक्रोसिस कहेंगे। और मैंने आपको क्लास में एक बार ये बात बताई थी, हमने जब पढ़ा था कि एपोप्टोसिस क्या होता है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है, यानी कि ये पहले से ही प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी कि पूरी प्लानिंग से जब सेल की डेथ की जाती है, सेल को मारा जाता है, उसको एपोप्टोसिस कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? न्यूरल नेक्रोसिस। सडन सीवियर हाइपोक्सिया या हाइपोक्सिया यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन, इस्केमिया जिसको कहते हैं, न्यूरल नेक्रोसिस करेगा। अनकंट्रोल्ड डेथ, स्वेलिंग एंड रप्चर, नॉट ऑर्डरली एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस जो होता है वो हमेशा ऑर्डरली होता है, यानी कि सारी चीज़ें उसमें प्लान होती है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये 5 सेल हैं, तो एपोप्टोसिस में क्या होगा? मैं बोलूँगा मेरे को सिर्फ इसको मारना है, तो इसको मार के गिरा दिया जाएगा बॉडी के थ्रू। पर नेक्रोसिस में क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी होगी, सारे सेल्स के लिए ऑक्सीजन की कमी होगी, सारे मर जाएंगे एक साथ, ठीक है। और कोई कैसे भी मर रहा है, कोई यहाँ फट रहा है, कुछ वहाँ फट रहा है सेल, ठीक है, कुछ भी हो रहा है। इट्स अ पैथोलॉजिकल कंडीशन, ये कुछ ऑर्डर में नहीं होती, ये कोई प्रोग्राम कंडीशन नहीं होती। चलिए, जैसे कि स्ट्रोक्स में होता है, न्यूरॉन्स अंडरगो नेक्रोसिस विद इन मिनट्स, ठीक है ना। चलिए, नेक्रोसिस का मतलब हमने समझ लिया है, एपोप्टोसिस का भी समझ लिया है हमने। डीमाइलिनेशन का मतलब होता है माइलिन का लॉस हो जाना, और ग्लियोसिस का मतलब होता है कि स्कार्स जो होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स। देखिए, इसमें क्या होता है, यहाँ मैंने एडिशनल आपके लिए ऐड किया है कि ब्रेन की इंजरी होती है तो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, जो ब्रेन में एक तरह के सेल्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। और ग्लियल सेल्स वहाँ पे इंक्रीज करते हैं, वो वहाँ पे ग्लियल स्केर यानी कि एक तरह का स्केर का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे, जिसे ग्लियोसिस कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज़। और न्यूरॉन्स जो होते हैं बेटा, वो ध्यान रखिएगा, वो परमानेंट सेल्स होते हैं, वो कभी भी आपका डिवाइड नहीं होते न्यूरॉन्स। और हील कैसे होते हैं? ग्लियोसिस के थ्रू वो हील होते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। विच पैरामीटर रिफर्स टू द मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ड्रग कैन प्रोड्यूस, मैक्सिमम इफेक्ट अ ड्रग कैन प्रोड्यूस रिगार्डलेस ऑफ डोज। देखिए बेटा, 2 चीज़ें होती है हमेशा आपकी, एक होता है आपका पोटेंसी और एक होता है आपका एफिकेसी, ठीक है। एफिकेसी किसी भी ड्रग की सिंगल मापी जाती है, ठीक है, और पोटेंसी जो होता है वो किसी के कंपैरिजन में मापी जाती है। ये बात समझना, यहाँ पे कंसेप्ट सिखा रहा हूँ मैं, किसी से कंपेयर करके मापी जाती है, ठीक है। पोटेंसी क्या होता है? पोटेंसी मतलब, मान लीजिए ए ड्रग है, ड्रग ए है, ठीक है, और बी है। अगर मैं ए ड्रग का 50 mg देता हूँ, ठीक है, तो मेरे को कुछ इफेक्ट मिलता है, ठीक है। और मैं बी ड्रग का क्या देता हूँ?
200 mg देता हूं तो भी मेरे को सेम इफेक्ट मिलता है, राइट। चलिए, तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पे, ड्रग ए मेरी ज़्यादा पोटेंट है। क्या है? पोटेंट है ज़्यादा, यानी कि कम अमाउंट में जो ज़्यादा इफेक्ट दे वो ड्रग ज़्यादा पोटेंट होती है। और ये हमेशा किसी की कंपैरिजन में चेक की जाती है। अगर यहाँ पे बी ड्रग नहीं होता तो मैं किससे कंपैरिजन करता, मैं किससे सरखामणी बोलते हैं ना, किससे करता मैं, ठीक है। कंपैरिजन के लिए कुछ चाहिए रहता है, पोटेंसी चेक करने के लिए कि हाँ चलो इससे ज़्यादा पोटेंट है। वैसे भी आप चलो बिना कंपैरिजन के भी चेक कर सकते हैं, एक लेकर ऐसे बात लेकर के कि बिल्कुल थोड़े से अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये पोटेंसी होता है। और एफिकेसी का मतलब होता है कि मैक्सिमम इफेक्ट कितना दे सकती है ड्रग। कोई भी ड्रग मैक्सिमम कितना इफेक्ट दे सकती है उसे एफिकेसी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम इफेक्ट पूछा है, हम लोग यहाँ पे सीधा एफिकेसी पे टिक करेंगे। और एक और बात आप ध्यान रखिए, ऑनसेट का मतलब होता है कि ड्रग कितनी देर यानी कितनी टाइम में काम करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। जैसे हमारा इनो होता है, इनो का एडवर्टाइजमेंट कैसा होता है, काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। तो वो 6 सेकंड उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है, यानी कि आफ्टर 6 सेकंड इट विल स्टार्ट वर्किंग। ऐसा तो नहीं कि आपने मुंह में दवाई रखी और सीधा काम शुरू, अंदर जाएगी, एब्जॉर्ब होगी, ब्लड में पहुंचेगी, बायो अवेलेबिलिटी रीच होगी उसकी, फिर जाके इफेक्ट आता है। तो वो ऑनसेट टाइम इसे कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो एफिकेसी हमने पढ़ लिया, मैक्सिमम इफेक्ट, पोटेंसी हमने पढ़ लिया, डोज फॉर गिवन इफेक्ट, ठीक है। एफिनिटी हमने देख लिया, टेंडेंसी टू बाइंड रिसेप्टर। देखिए, जहाँ ड्रग बाइंड हो रही होती है वहाँ कितनी मजबूताई से बाइंड हो रही है उसे एफिनिटी कहा जाता है। लिख लीजिए, ये अगर आपको कंसेप्ट पहले से नहीं पता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक फार्माकोलॉजी के कंसेप्ट है, ठीक है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी, एबिलिटी टू एक्टिवेट रिसेप्टर, यानी कि रिसेप्टर से बाइंड तो कर गया पर रिसेप्टर को एक्टिवेट करने की एबिलिटी को इंट्रिंसिक एक्टिविटी कहा जाता है। और ये एंटागोनिस्ट में बिल्कुल जीरो होती है, क्योंकि एंटागोनिस्ट आपका एक तरह से रिसेप्टर को सिर्फ ब्लॉक करता है, रिसेप्टर को कोई भी तरह से वो एक्टिवेट नहीं करता। चलिए, तो एंटागोनिस्ट एक्टिविटी नहीं दिखाएगा रिसेप्टर पे, सिर्फ रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, तो उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी जीरो हो जाती है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, या फिर किसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी जीरो होती है, ठीक है। यहाँ एंटागोनिस्ट की इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होती है, 0, 1, 1 से कम, 1 से ज़्यादा, ऐसा कुछ भी आ सकता है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है? थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है TD50 बाय ED50, ठीक है। चलिए, इससे हम क्या देखते हैं, आपका सेफ्टी मेजर करते हैं। क्या करते हैं? सेफ्टी मेजर करते हैं। तो याद रखिएगा, थेराप्यूटिक इंडेक्स को हम लोग सेफ्टी मेजर करने के लिए भी यूज़ करते हैं, मतलब उसका मेन वही मोटिव है, राइट। चलिए, तो फुल एगोनिस्ट की इंट्रिंसिक एक्टिविटी देखो बेटा, फुल एगोनिस्ट जो होता है वो क्या करता है, रिसेप्टर को पूरा पूरा एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी एक्टिवेट, तो उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी हो जाती है 1, राइट। एंटागोनिस्ट की क्या हो जाती है, क्योंकि वो उसको ब्लॉक करता है, रिसेप्टर को कोई तरह से एक्टिवेट नहीं करता, तो उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी बेटा 0 हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूं यहाँ पे, एक होता है पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट वो क्या करता है, आधा एक्टिवेशन करता है, पार्शियल एक्टिवेशन करता है, ठीक है, रिसेप्टर का। तो उसकी एक्टिविटी कैसी होती है, 0 से ज्यादा होती है पर 1 से कम होती है, ठीक है। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप समझो, पार्शियल एगोनिस्ट जो होता है वो एक तरह का एंटागोनिस्ट ही होता है। नहीं समझ आया? मैं बताता हूं। पार्शियल एगोनिस्ट एक तरह का एंटागोनिस्ट होता है। आप बोलोगे कि सर वो एक्टिवेशन तो कर रहा है, आधा एक्टिवेशन कर रहा है,
पर आधा भी तो कर रहा है, ठीक है। आप बोलोगे कि आधा तो कर रहा है, तो वो एंटागोनिस्ट कैसे हुआ, क्योंकि एंटागोनिस्ट तो ब्लॉक कर रहा है। तो बेटा देखो, मान लो आप एग्जाम देने जाते हो यूपीएससी का, या कोई भी एग्जाम देने जाते हो, ठीक है। चलो, आपका नाम ए है, ठीक है, ठीक है। यहाँ चलिए, आपका नाम ए और कोई और आपकी जगह जाता है, वो बी है। तो बेटा मान लो आपके आ रहे थे 75 मार्क्स। आपको पता था कि आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आप 75 मार्क्स लेकर के आओगे। और जब बी जाता है तो वो क्या करता है, 50 या 50 भी चलो छोड़ो, वो क्या करता है बेटा, 40 मार्क्स लेके आता है, ठीक है। अब आप बताओ, आप क्या बोलोगे कि चलो सर बी वो क्या कर रहा है, जा तो रहा है, मार्क्स तो ला रहा है, फेल तो नहीं हुआ, पर बेटा आपसे तो कम ला रहा है ना। तो एगोनिस्ट जो होता है वो क्या करता है, एक उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी 1 यानी कि फुल होती है, राइट, पर पार्शियल एगोनिस्ट की कम होती है। तो फुल से जो कम आ रहे हो, तो एक तरह से आपका एंटागोनिस्ट हो रहा है, यानी जब आपको फुल इफेक्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, आपकी बॉडी का नॉर्मल क्या होना चाहिए कि फुल इफेक्ट मिलना चाहिए, ठीक है, पर यहाँ पे पार्शियल एगोनिस्ट में वो आधा इफेक्ट दे रहा है। जब आधा इफेक्ट दे रहा है तो वो क्या हुआ, एक तरह से फुल इफेक्ट को एंटागोनाइज कर रहा है, यानी फुल इफेक्ट को आने से रोक रहा है। इसने क्या किया, बी ने गया तो सही, 40 मार्क्स लेके आया, पर आपके जितने तो नहीं ला पाया ना, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पार्शियल एगोनिस्ट, एक तरह से फुल इफेक्ट को रोकता है और एक तरह का एंटागोनिस्ट होता है, राइट। चलिए एक लास्ट समझ लेते हैं, इनवर्स एगोनिस्ट। ये क्या करेगा, उल्टा काम करता है, रिसेप्टर का उल्टा काम करवाता है। मान लीजिए रिसेप्टर जो है वो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, तो ये क्या कराएगा, वेसो डायलेशन, यानी कि उल्टा काम कराता है। जो भी बॉडी में नॉर्मल काम हो रहा होता है, इनवर्स एगोनिस्ट उसका उल्टा काम करवाता है। तो इसकी एक्टिविटी क्या होती है, -1 होती है, यानी कि जब ये आपकी जगह एग्जाम देने जाएगा तो ये -75 नंबर लेके आएगा, उल्टा लेके आएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया से हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट और ये सब जो होते हैं वो पोटेंसी डिक्रीज करते हैं, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, ये कंसेप्ट मेरे को लगता है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको पता भी था तो भी आपका रिवीजन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। अब साइनोवियल जॉइंट्स क्या होता है, साइनोवियल जॉइंट्स एक तरह का टाइप है, जॉइंट्स का टाइप है। वो दो बोन्स को ज्वाइंट करके रखता है, ठीक है। तो ये क्या है, नो मूवमेंट अलाउड बिटवीन बोन्स, नहीं नहीं नहीं, साइनोवियल जॉइंट मूवमेंट करवाता है। बोन फ्यूज टुगेदर विथ कार्टिलेज, नहीं नहीं नहीं। बोन्स कनेक्टेड बाय लिगामेंट्स ओनली, नहीं। प्रेजेंस ऑफ स्पेस बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन्स, यानी कि दो बोन्स के बीच में जो जगह होती है जिसको हम साइनोवियल कैविटी कहते हैं, वहां पे साइनोवियल जॉइंट बनता है, ठीक है। चलिए तो साइनोवियल को हम लोग डायआर्थोरेडियल बोलते हैं, डायआर्थोरेडियल, डायआर्थरोडियल, हाँ डायआर्थरोडियल जॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये फ्लूइड फिल्ड होता है, यानी कि इसमें एक फ्लूइड होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। अब ये जो साइनोवियल फ्लूइड होता है ना बेटा, ये क्या करता है, एक तरह से शॉक एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, यानी आपकी हड्डियों को बचाता है, राइट। चलिए ओके, और ये फ्री मूवमेंट करवाता है, ये मेन ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास कुछ टाइप ऑफ जॉइंट्स हैं, जैसे कि आपका फिब्रस जॉइंट्स, ठीक है, जिसका मूवमेंट इमूवेबल होता है, यानी कि ये बिल्कुल आपका मूवमेंट नहीं करा सकता। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका स्कल एग्जाम्पल में। कुछ होते हैं हमारे कार्टिलिजेनियस जॉइंट। कार्टिलिजेनियस जॉइंट्स कौन से होते हैं, जो स्लाइटली मूवमेंट करवाते हैं, जैसे कि आपका इंटरवर्टिब्रल डिस्क और आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये आपका टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा जॉइंट्स के बारे में। साइनोवियल जो जॉइंट्स होते हैं वो फ्री मूवमेंट करवाते हैं, ये याद रखिएगा, जैसे कि नी, हिप, शोल्डर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपके हिंज और आपके बॉल सॉकेट, पिवट और ग्लाइडिंग जॉइंट्स, ये जो जॉइंट्स के एग्जांपल हैं, ये साइनोवियल जॉइंट्स के एग्जांपल में आएगा। और साइनोवियल फ्लूइड जो है आपका, वो लुब्रिकेशन, शॉक एब्जॉर्बेंट और आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कार्टिलेज को। चलिए, हाउ डज मिसेल फॉर्मेशन बाय सर्फेक्टेंट हेल्प इन द ड्रग फॉर्मेशन।
ड्रग फॉर्मुलेशन। तो मैंने पहले ही बात की कि मिसेल जब बनती है तो एक तरह से हाइड्रोफोबिक हमारा जो कोर बनता है, ठीक है, ये इसका हेड हो गए सारे सर्फेक्टेंट का हेड, ये पीछे मैं टेल बना देता हूँ, राइट। तो ये जो हेड है ये एक तरह से हाइड्रोफोबिक कैविटी का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पे ड्रग एंट्रैप्ट होती है और सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो सर्फेक्टेंट जो मिसेल बनाते हैं वो ड्रग फॉर्मुलेशन की सॉल्युबिलिटी बढ़ाती है। तो फ्लेवर की तो बात ही नहीं है, विस्कोसिटी की बात नहीं है, पीएच की बात नहीं है, इट एनेबल्स सॉल्युबलाइजेशन ऑफ वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स। बिल्कुल इजी क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन देखा उसके कंसेप्ट के बेसिस पे आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। सीएमसी होता है हमारा, सीएमसी का मतलब होता है क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन, ये मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को समझाया था। तो सीएमसी ऐसी कंसेंट्रेशन है कि जिस कंसेंट्रेशन के बाद मेरा सर्फेक्टेंट मिसेल फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। सर्फेक्टेंट फॉर्म मिसेल, हाइड्रोफोबिक कोर रहता है, वाटर इनसॉल्युबल ड्रग जो होती है उसके कोर में आ जाती है और सॉल्युबलाइजेशन हो जाता है, राइट। चलिए, जैसे कि पॉलीसॉर्बेट मिसेल सॉल्युबलाइज ऑयल वाइटामिन्स। ऑयली वाइटामिन्स एक तरह से हाइड्रोफोबिक हो गया, ठीक है, उसको सॉल्युबलाइज करने के लिए हमारा पॉलीसॉर्बेट मिसेल्स यूज होता है, एक तरह का सर्फेक्टेंट है, मिसेल बना के आपका काम करता है। तो सीएमसी यानी कि कंसंट्रेशन जिसके बाद सर्फेक्टेंट उतनी कंसंट्रेशन कि जिसके बाद आपका सर्फेक्टेंट मिसेल बनाना क्या कर ले बेटा, स्टार्ट कर दे। चलिए, मिसेल कोर हाइड्रोफोबिक होता है जिसके अंदर ड्रग्स आपकी बाइंड कर जाती है, और ये हाइड्रोफोबिक यानी कि लिपोफिलिक ड्रग्स के लिए यूज होता है। सॉल्युबलाइजेशन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, अपेरेंटली सॉल्युबल हो जाती है। क्राफ्ट पॉइंट एक होता है, क्राफ्ट पॉइंट का मतलब होता है टेम्परेचर अबव विच सर्फेक्टेंट सॉल्युबिलिटी राइजेस शार्पली, यानी इतना टेम्परेचर जिसके बाद सॉल्युबिलिटी शार्पली इंक्रीज हो जाए। चलिए देखिए बेटा, जितना सीएमसी कम होगा उतना ईजियर मिसेल फॉर्मुलेशन होगा, ठीक है, और नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स का सीएमसी बहुत कम रहता है, ठीक है। चलिए अगेन बताता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके आ सकते हैं, मैं कह रहा हूँ HLB सॉल्युबलाइजेशन, ठीक है, आपका सर्फेक्टेंट, आपका फिजिकल फार्मेसी से को सॉल्वेंसी, ये सारे जो टॉपिक हैं ये सारे क्वेश्चन आप देखेंगे जब पूरी सीरीज हमने जो की, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, सारे पार्ट्स में कितने सारे क्वेश्चंस इसी टॉपिक के अराउंड घूम रहे थे। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे, और हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा कंसेप्ट पकड़ रहे हैं, पूरा कंसेप्ट पकड़ के पूरा पढ़ रहे हैं। अगर आपको पढ़ाई हो गई आपकी तो रिवीजन हो जाएगा, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो पढ़ लीजिए। शॉर्ट में पूरा कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर मैं आपको डिटेल में भी समझा सकता हूँ पर टाइम आपका वो, चलो वो तो है कि आपका डिटेल, पर यहाँ पे मैं इतना समझा रहा हूँ कि आपको एग्जाम में से आपका पूरा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ डिटेल में नहीं बता रहा, यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए मैंने इवन जहाँ पे देखिए डायग्राम्स बना के समझाना हो, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे डाली है। तो डिटेल से कुछ कम नहीं है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपका एग्जाम का पूरा इसमें से क्वेश्चन बन जाए, इतना मैं आपको समझाता हूँ हर क्वेश्चन के बाद, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा नहीं है या कुछ टॉपिक्स आपके रह गए हैं, ये वीडियोज़ को यूज़ कीजिए, हाईली इफेक्टिव वीडियोज़ हैं ये, आपका क्वेश्चन भी होता जाएगा, अंडरस्टैंडिंग भी होती जाएगी। क्वेश्चन सही जा रहा है आपका कि गलत जा रहा है उससे मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि हर क्वेश्चन के बाद क्या आप कुछ सीख रहे हो और क्या वो सीख के आप याद रख के एग्जाम में अप्लाई करने वाले हो। अगर यस तो आपके लिए ये वीडियो वर्थ इट है, 100% वर्थ इट है, ठीक है। चलिए, विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया possesses a thick peptidoglycan cell wall एंड लैक्स एन आउटर मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ गया है, बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन से, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव से आपका क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ग्राम पॉजिटिव में आपका बैक्टीरिया possess a thick peptidoglycan cell wall एंड लैक्स एन आउटर मेम्ब्रेन। चलिए बहुत बढ़िया, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, मैंने बताया थिक पेप्टिडोग्लाइकेन, नो आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है ना।
और क्रिस्टल वायलेट रिटेन करता है जब इसका ग्राम स्टेनिंग हम लोग करते हैं। देखिए मैं बताता हूँ ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव का जो बैक्टीरिया का जो डिफरेंस है अभी मैं बताने वाला हूँ आगे वाली स्लाइड में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आने के चांसेस पूरे रहते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थिक पेप्टिडोग्लाइकेन होता है इसका, नो आउटर मेम्ब्रेन, रिटेन क्रिस्टल वायलेट कलर, ठीक है ना। और ग्राम नेगेटिव में थिन पेप्टिडोग्लाइकेन होता है विथ आउटर एलपीएस मेम्ब्रेन और ये पिंक कलर आपका मेंटेन करता है। और यहाँ पे आपके एग्जाम्पल एटलीस्ट आप 5 एग्जाम्पल ग्राम पॉजिटिव के याद करके जाना, ठीक है, और 5 एग्जाम्पल आप ग्राम नेगेटिव के याद करके जाना। ऐसा मत करना यहाँ पे कि चलो मैंने ग्राम पॉजिटिव याद कर लिए बाकी बचे वो सारे ग्राम नेगेटिव, नहीं बेटा, देयर आर एन नंबर ऑफ स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, आपने सुने भी नहीं होंगे ऐसे बैक्टीरिया के नाम है, ठीक है। तो इतना रिस्क मत लेना, एटलीस्ट 5 से 7 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो फेमस वाले हैं उसके एग्जाम्पल याद करके जाना, 5 से 7 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल याद कर लेना। अगर क्वेश्चन में इतना इजी, अगर पेपर में इतना इजी क्वेश्चन छोड़ दिया तो बहुत दुख होगा आपको, ठीक है। चलिए, स्टेफाइलोकोकस ग्राम पॉजिटिव में आएगा, इकोलाई में ग्राम नेगेटिव आएगा। चलिए बढ़िया से एक हम इसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं कि ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकेन थिक होता है, वायलेट कलर रिटेन करता है, और ग्राम नेगेटिव में थिन होता है, पिंक कलर रिटेन करता है। आउटर मेम्ब्रेन पॉजिटिव में नहीं होता, इसमें आपको प्रेजेंट मिलेगा। टिकोइक एसिड हमारा इसमें प्रेजेंट होता है और पॉजिटिव में, और एब्सेंट किस में होता है, नेगेटिव में, ठीक है। चलिए कलर स्ट्रेन ये तो हमारा हो गया पर्पल पिंक। एंडोटॉक्सिन यानी कि लिपोपॉलीसैकेराइड, लिपोपॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं इसमें नहीं होते, एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल में आप इसमें स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस पॉजिटिव में याद रखिएगा, नेगेटिव में आपका इकोला और साल्मोनेला याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राम स्ट्रेनिंग जो होता है आपका प्रोसीजर टू डिफरेंशिएट वेदर द बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, उसमें क्या सीक्वेंस में आप अपना कलर्स और डाइज डालते हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले आप डालते हैं क्रिस्टल वायलेट, फिर आयोडीन आता है, फिर अल्कोहल आता है, और फिर सेफ्रेनिन आता है, याद रखिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एसिड फास्ट स्टेनिंग में ज़ील नील्सन स्टेनिंग उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज़ील नील्सन स्टेनिंग भी बोलते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग में। और इसमें हम मेनली किसको आइडेंटिफाई करते हैं बेटा, माइकोबैक्टीरियम, जो आपका क्या कॉज कराता है, आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए आप लोगों को मैं वो देता हूँ चांस, आपको कमेंट करना है ना, चलो आंसर कमेंट करो, टारगेट पूरा करना है ना हमें। कमेंट में आप लोग बताइए कि माइकोबैक्टीरियम कौन सा इन्फेक्शियस डिसीज कॉज करता है। चलिए ज़ील नील्सन इसको कहते हैं एसिड फास्ट को। और माइकोबैक्टीरियम में आपका माइकोलिक एसिड पाया जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा। ये ऐसे पॉइंट है जो किसी को भूलने ही नहीं चाहिए। कोई भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी, ये ऐसे पॉइंट है जो कोई नहीं भूलना चाहेगा, ये बिल्कुल बेसिक बात है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल मॉडिफिकेशन टेक्निक फॉर अ सॉल्युबिलिटी इन्हेंसमेंट। बेटा अभी जब सॉल्युबिलिटी को सॉल्वेंसी वाला जो क्वेश्चन था वहाँ पे ही बता चुका हूँ कि क्या होता है फिजिकल मेथड। चलिए सॉल्ट फॉर्मेशन, बफर, ये एक तरह का केमिकल आ जाएगा, ठीक है। चलिए माइक्रोनाइजेशन हमारा आ जाएगा, जिसको हम फिजिकल मेथड कहते हैं। बहुत बढ़िया, करेक्ट। माइक्रोनाइजेशन में आप क्या करेंगे, पार्टिकल साइज को रिड्यूस करेंगे। पार्टिकल साइज रिड्यूस होता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। एक और बात ध्यान रखिएगा, जब पार्टिकल साइज रिड्यूस होता है सॉल्युबिलिटी बढ़ने के साथ साथ आपका सरफेस एरिया भी बढ़ता है, ठीक है। चलिए और हाँ चलो ये तो हो गया, माइक्रोनाइजेशन, रिड्यूस पार्टिकल साइज, इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज आपका सॉल्युबिलिटी, ठीक है। चलिए इसको फिजिकल मेथड बोलते हैं। चलिए और सॉल्ट फॉर्मेशन, डेरिवेटाइजेशन, ये आपका एक तरह से केमिकल हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, माइक्रोनाइज्ड ग्रिसियोफुल्विन आपका जो ड्रग है। चलिए इस ड्रग का क्लास बता दीजिए कि ये ड्रग कौन सी क्लास में आता है। चलिए मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, एंटी, आगे आप लगा दीजिएगा, ठीक है। कौन सा ड्रग है,
कमेंट कीजिए, ठीक है। क्लास में इंटरेक्टिव रहते हैं ना हम लोग हमेशा, वैसे ही हमको यूट्यूब पर भी लेक्चर अगर देख रहे हैं तो इंटरेक्टिव रहना है। आप लिखेंगे आपका ही फायदा होगा, जितना आप चीज़ों को याद रखेंगे, लिखेंगे, कहीं भी लिखिए, कमेंट में लिखिए, वो भी एक तरह से आपका रिवीजन ही है, ठीक है। चलिए, तो ये एक तरह का एग्जांपल है ग्रीसियोफुल्विन, जिसमें हम माइक्रोनाइज पार्टिकल यूज़ करते हैं, छोटे करके पार्टिकल यूज़ करते हैं, जो बेटर आपका बायो अवेलेबिलिटी देता है, बेटर आपका सॉल्युबिलिटी देता है। चलिए, ज़्यादा अच्छे से सॉल्युबल होगा तो ज़्यादा अच्छे से बायो अवेलेबिलिटी दे पाएगा। फिजिकल मेथड में कुछ और मेथड हैं पार्टिकल साइज के साथ साथ पॉलीमॉर्फ सिलेक्शन और सॉलिड डिस्पर्जन, ठीक है, याद रखिएगा। और नॉइस विटनी हम लोग डिसोल्यूशन रेट, जब आपका डिसोल्यूशन, नॉइस विटनी का एक इक्वेशन आता है, नॉइस विटनी ने एक इक्वेशन दिया, वो बताता है कि डिसोल्यूशन रेट जो होता है वो सरफेस एरिया के कांस्टेंट होता है, यानी कि आपका डिसोल्यूशन रेट तब बढ़ता है जब आपका सरफेस एरिया बढ़ता है, और वही हो रहा है, सरफेस एरिया जब बढ़ रहा है तो आपका डिसोल्यूशन रेट भी बढ़ रहा है। तो अगर पूछें कि नॉइस विटनी के इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो डिसोल्यूशन पे क्या इफेक्ट आता है, कम ज़्यादा कुछ नहीं, या मीडियम या कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, तो बढ़ेगा। चलिए, 45-year-old फीमेल, नहीं सॉरी, 45-year-old मेल विद एलिवेटेड का मतलब होता है बढ़ा हुआ, एलिवेटेड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इज प्रिस्क्राइब्ड स्टैटिन। स्टैटिन यानी हमारे एक ड्रग का क्लास होता है, ठीक है। चलिए, जिसमें आपका साइड ड्रग्स स्टैटिन वाली आती है, ठीक है ना। चलिए, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म बाय विच स्टैटिन लोअर द एलडीएल लेवल्स? हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स, ठीक है, जो ड्रग्स आपका लिपिडेमिया को, यानी कि हाइपरलिपिडेमिया को हाइपो करें, द ड्रग्स कॉज हाइपोलिपिडेमिया, उनको, उसमें से क्वेश्चन आया है, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से क्वेश्चन है। ये इतना जो दिया है ना, ये आपको सिर्फ बेटा डराने के लिए, आपको डरा के आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप 45 ईयर के में दो या किसी भी पेशेंट में दो, भाई स्टैटिन, सॉरी कहाँ गए, हाँ भाई, स्टैटिन जो काम करती है वो काम वैसे ही करेगी ना, चाहे आप में करे या मुझ में करे, उसको थोड़ी पता वो कहाँ जा रही है, किसकी, जिसके बॉडी में जा रही है उसकी एज क्या है। स्टैटिन का मैकेनिज्म पूछा है सिर्फ, ठीक है। हमारा स्टैटिन का सीधा सीधा मैकेनिज्म होता है कोलेस्ट्रॉल का, ये सिंथेसिस ब्लॉक करती है, इनिबिट करती है HMG कोए रिडक्टेज को, रिड्यूसिंग द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन द लीवर, सीधा सीधा आपका है। यहाँ पे बात निकली है तो मैं आपको बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक हाईलाइट कराना चाहता हूँ। बायोकेमिस्ट्री में बेटा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होती है एक, और एक होता है कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस का मतलब कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन, इसका रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होता है और इसका रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होता है, ठीक है। इसका होता है HMG को ए रिडक्टेज, और इसका होता है HMG को ए सिंथेज, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि बेटा कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करो, कम करो, तो कोलेस्ट्रॉल का HMG को ए रिडक्टेज। क्वेश्चन आता है बायोकेमिस्ट्री से अगर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ द कीटोजेनेसिस, क्या लिखोगे, HMG को ए सिंथेज, ठीक है ना। चलिए, स्टैटिन्स कंपेटिटिवली इनिबिट HMG को ए रिडक्टेज, कंपेटिटिव इनिबिशन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। रेट लिमिटिंग स्टेप इन द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस अभी बताया मैंने। चलो, अलग अलग ड्रग्स हैं हमारे पास, देखो पहले स्टैटिन्स के एग्जांपल देख लो, अटोर्वास्टैटिन और आपका रोजुवास्टैटिन, अटोर्वास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, ये सारी आपकी ड्रग्स हैं, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स दी हुई है। स्टैटिन्स आपका HMG को रिडक्टेज को ब्लॉक करती है, इसका ये मैकेनिज्म हो गया। फिब्रेट्स, अब फिब्रेट्स जो होता है वो क्या करता है, PPAR अल्फा, देखो दो होते हैं, PPAR अल्फा और PPAR गैमा। आप मुझे PPAR अल्फा का फुल फॉर्म कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है, ये आपके होमवर्क, आपको अपना कमेंट्स में सबमिशन करना है, ठीक है। ये PPAR अल्फा को एक्टिवेट करने पे लिपोप्रोटीन लाइपेज नाम का एंजाइम बढ़ जाता है। ये एंजाइम ब्रेक डाउन करता है ट्राइग्लिसराइड को
जिससे ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम हो जाता है। तो इसका मैकेनिज्म ये हुआ। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, देखो बाइल एसिड को बाइंड कर जाते हैं, ठीक है, पकड़ लेते हैं। ड्रग का एग्जांपल क्या है, कोलेस्टेरामिन। होता क्या है, ये बाइंड करते हैं बाइल एसिड को इंटेस्टाइन में, प्रिवेंट करते हैं रीएब्जॉर्प्शन। अब देखो बाइल एसिड का रीएब्जॉर्प्शन होगा तो कोलेस्ट्रॉल का भी वहां पे रीएब्जॉर्प्शन होगा। ये क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होने देते, ठीक है। तो क्या होगा, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम होगा, तो लीवर यूज मोर कोलेस्ट्रॉल टू मेक न्यू बाइल एसिड। देखो हमारा बाइल एसिड है, बॉडी है, बॉडी में क्या रहता है, कोलेस्ट्रॉल का ये लोग रीएब्जॉर्प्शन नहीं करते, सॉरी, ये लोग बाइल एसिड का रीएब्जॉर्प्शन अटकाते हैं। देखिए मैं आपको एक बार क्लियर करता हूँ, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइटली कंफ्यूजन हुआ मेरे साइड से, डोंट वरी, मैं आपको क्लियर करता हूँ। आपका बॉडी है, बॉडी में से आपका बाइल निकलता है, ठीक है, ठीक है। ये क्या करते हैं, बाइल निकलना जो होता है ना उसका एब्जॉर्प्शन, यानी कि बाइल निकलता है और उसका रीएब्जॉर्प्शन होता है। बॉडी क्या करती है, रीएब्जॉर्प्शन करती है। इन शॉर्ट बाइल एसिड जो है वो रीएब्जॉर्ब होने से रोकती है। बाइल एसिड रीएब्जॉर्ब नहीं होगा तो बाइल एसिड बनाने के लिए नया कोलेस्ट्रॉल खर्च करना पड़ेगा। तो लीवर नया कोलेस्ट्रॉल यूज करेगा, यानी आपकी बॉडी में जो ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल है वो यूज करेगा और बाइल एसिड बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो यूजुअली बॉडी से बाइल एसिड निकलता है और रीएब्जॉर्ब होने लगता है, तो ये रीएब्जॉर्ब नहीं होने देती। रीएब्जॉर्ब नहीं होने देती कौन सी ड्रग, कोलेस्टेरामिन। बाइल एसिड रीएब्जॉर्ब होता है नॉर्मली, पर ये ड्रग नहीं होने देती। क्योंकि बाइल एसिड रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा ड्यू टू दिस ड्रग, बॉडी और बाइल एसिड बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल का यूज करती है। अल्टीमेटली आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। चलिए, एजेटिमिब ड्रग है हमारा, क्या करता है, इंटेस्टिनल कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन कम करता है। यस, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन, आपका इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में कोलेस्ट्रॉल है, खाने से आता है, खाने का उसमें से कोलेस्ट्रॉल का रीएब्जॉर्प्शन ये कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है एजिटिमिब और आपका कोलेस्टेरामिन। इसका मैकेनिज्म आता है एग्जाम में। चलिए, ये मैं बोलता हूँ फिर भी एक बार को नहीं आएगा क्योंकि ये सबको पता होता है, बच्चे ये चीज़ें याद ही नहीं करते, एजिटिमिब और ये बाइल एसिड सिक्वेस्टर। चलिए, नियासिन क्या करता है, आपका वीएलडीएल का लेवल कम कर देता है, ठीक है। देखिए वीएलडीएल एंड एलडीएल ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। कौन से होते हैं, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, खराब कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ये क्या करते हैं, पूरी बॉडी में आपका फैट डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। बट हमारा काम क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है, एचडीएल इज गुड कोलेस्ट्रॉल। ये पूरी बॉडी से फैट लेके आके, कोलेस्ट्रॉल लेके आके लीवर को देता है, ठीक है। चलिए, PCSK9 इनिबिटर ये क्या करते हैं, एलडीएल रिसेप्टर बढ़ाते हैं। ड्रग का एग्जांपल याद कीजिएगा, एवोलोक्यूमैब याद कीजिएगा, एवोलोक्यूमैब PCSK9 इनिबिटर, PCSK9 को ब्लॉक करेगा। एलडीएल रिसेप्टर लीवर सेल पे क्या करेगा, देखिए एक सेकेंड, एलडीएल रिसेप्टर्स ऑन लीवर सेल्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड, मोर क्या करेगा, एलडीएल रिसेप्टर्स अवेलेबल, लीवर रिमूव मोर एलडीएल फ्रॉम ब्लड। तो यहाँ पे PCSK9 जो होता है ना, वो एलडीएल रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, ठीक है, PCSK9। तो हमारा ड्रग PCSK9 को ब्लॉक करता है, तो अल्टीमेटली एलडीएल रिसेप्टर आपका जो है वो बढ़ जाते हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय नहीं होते। आपके पैसे अगर खर्च नहीं हो रहे तो आपके पैसे एक तरह से बढ़े हुए ही हुए ना, ठीक है, राइट। चलिए, तो ये एलडीएल का रिसेप्टर बढ़ जाता है, इससे क्या होता है, बॉडी का पूरा एलडीएल आके रिसेप्टर पे बाइंड करता रहता है, ठीक है। तो एलडीएल का लेवल कम होता रहता है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो एवोलोक्यूमैब आपका याद रखिएगा, एजेटिमैब याद रखिएगा, आपका कोलेस्टेरामाइन याद रखिएगा। ये तो हैं ही स्टेटिन वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 मिनट एक्स्ट्रा दे करके इस टॉपिक को कंप्लीट करना चाहा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं। स्टेटिन्स में आपको मायोपैथी होने लगती है, मायोपैथी यानी मसल्स में पेन होना,
और रेप्डोमाइलोसिस मतलब अ कंडीशन इन विच इट डैमेज्ड स्केलेटल मसल ब्रेक डाउन रैपिडली, यानी कि आपका इसके स्केलेटल मसल्स जो होता है वो डैमेज हो जाता है और रैपिडली ब्रेक डाउन होने लगता है। ठीक है, चलिए आपका ये तो रेट लिमिटिंग एंजाइम हमने पढ़ा, और फिब्रेट्स हम लोग देते हैं हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया में। जब आपके ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा होते हैं, हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया, तब हम उसका फिब्रेट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टेड लॉरी कंसेप्ट, ये क्वेश्चन ब्रोस्टेड लॉरी आपका हर तरह के जो एसिड बेस्ड थियरी हैं, ठीक है, लुइस हो गया आपका हर तरह का, इससे ये तीसरी बार क्वेश्चन आया है। हर पार्ट में मेरे को ये क्वेश्चन मिलता है। आप मान लीजिए कितना इंपॉर्टेंट होगा, हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टेड लॉरी थियरी, व्हाट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ वन एसिड? इट डोनेट्स प्रोटॉन। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सी कंप्लीट एसिड बेस थियरी स्टेबल इन क्वेश्चन नंबर 124। हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है ना। ब्रोस्टेड लॉरी क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर है, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और भी मैंने अलग अलग तरह की थियरीज, उसमें 4-5 तरह की थियरीज हमने डिस्कस की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ऐसे क्वेश्चन तो मेरे को लगता है अगर आप पढ़ के जाओ और ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं, अब तो मतलब एकदम आप पेपर में खुश हो जाओगे। ठीक है, अरे ये सारे क्वेश्चन तो हमने किए हुए हैं। ठीक है, इतने ईजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, मतलब आप उसको देखो, थोड़ा समझो कि अगर आप इसके मिलते जुलते टॉपिक्स अगर आप कर लो, आपके लिए कितना ईजी हो जाएगा पेपर। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा माइक्रोबायोलॉजी से, डिसइंफेक्टेंट से आ रहा है। विच फैक्टर शुड बी इवेल्युएटेड व्हेन चूजिंग अ डिसइंफेक्टेंट फॉर अ फार्मास्यूटिकल क्लीन रूम, राइट, टू एंश्योर ऑप्टिमल माइक्रोबियल कंट्रोल। हम क्या देखेंगे, प्राइस देखेंगे? नहीं बेटा, प्राइस हर जगह नहीं देखी जाती। शेप ऑफ क्लीन रूम हम नहीं देखेंगे। साइज ऑफ बॉटल, हम बॉटल की साइज से हमें क्या लेना देना। टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हम हमेशा उसको कंसिडर करेंगे। तो द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट डिक्टेट्स द डिसइंफेक्टेंट चॉइस। ठीक है, यानी कि आपको किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको मारना है, उस तरह का आपका हथियार भी लगेगा ना। चलिए जैसे कि स्पेक्ट्रम डिफर हो जाता है, जैसे आपका स्पेक्ट्रम चेंज हो गया बैक्टीरिया का, तो कुछ आपका डिसइंफेक्टेंट है जो वेजिटेटिव सेल्स को मारते हैं, कुछ नहीं मारते। ठीक है, इस तरह से। ऑल्सो हम क्या चीज़ें कंसीडर करते हैं, कॉन्टैक्ट टाइम हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, सरफेस कंपेटिबिलिटी हो गया, आपका रेसिड्यू एंड रोटेशन हो गया। प्राइस वाइज कोई नहीं देख रहा है यहाँ पे भाई, हर जगह हम प्राइस देखेंगे क्या? बॉटल की साइज से हमें क्या लेना है देना। ठीक है, चलिए क्लीन रूम का शेप कैसा होता है? अरे रूम का शेप तो हमेशा ऑलमोस्ट सेम ही होता है, क्या करेंगे शेप ऑफ रूम से भाई। चलो एग्जाम्पल हमारा स्पोरिसिडल, स्पोरिसिडल यानी कि जो स्पोर्स को मारता है, किल करता है। ठीक है, जैसे कि पेरोक्साइड, चूजन व्हेन स्पोर फॉर्म्स आर प्रेजेंट, यानी कि आपको जिस तरह का बैक्टीरिया मारना है उस तरह के आपको हथियार की नीड पड़ेगी। हथियार हमारे यहाँ पे क्या है? डिसइंफेक्टेंट। चलिए डिसइंफेक्टेंट के कुछ लेवल है, हाई, इंटरमीडिएट एंड लो। हाई में हम लोग ये जो होते हैं ये स्पोर्स को किल करते हैं। ठीक है, लो वाले वेजिटेटिव बैक्टीरिया को किल करते हैं। इंटरमीडिएट हमारे कुछ बैक्टीरिया और इन्फेक्शियस वायरस को हमारे किल करते हैं। एग्जांपल में हाई में आ जाएगा आपका ग्लूटाराल्डिहाइड, आपका पैरासिटिक एसिड और आपका H2O2। चलिए और हमारे इंटरमीडिएट में कुछ आ जाएंगे एल्कोहल्स और आपके फिनोलिक्स, और लो में आ जाएंगे आपके क्वाटरनरी एमोनियम कंपाउंड्स। ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये सारा टेबल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल पूछ सकता है कभी भी। ठीक है ना। चलिए डिसइंफेक्टेंट रोटेशन प्रिवेंट्स द रेजिस्टेंस। आपका फिनॉल जो होता है वो रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज़ होता है, याद रखिएगा। एक रेफरेंस स्टैंडर्ड के बाद हमने वैक्यूम की भी की, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में यूज़ होता है। फर्स्ट क्वेश्चन ही था हमारा, वहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए चलो स्ट्रेलेंट हमारा किल करता है स्पोर्स को, और डिसइंफेक्टेंट में भी नहीं भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो करे ही। तो एट द एंड बात वही है कि आपको जिस तरह का बैक्टीरिया किल करना है उस तरह का डिसइंफेक्टेंट आपको लगेगा। व्हाट इफेक्ट डज कोल्सन एंड मॉडिफिकेशन हैव ऑन द बॉन्ड लेंथ इन साइक्लोप्रोपेन? कॉल्सन और मोटिव ने पहली बात तो क्या बताया था बेटा, उन्होंने एक थियरी दी थी जिसको हम बेंट बॉन्ड थियरी कहते हैं। बेंट बॉन्ड थियरी को हम बनाना बॉन्ड थियरी भी कहते हैं, राइट। इनके हिसाब से कि बॉन्ड पे स्ट्रेन लगने पे बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाती है ड्यू टू स्ट्रेन। ठीक है, और ये कहाँ देखने को मिलता है? साइक्लोप्रोपेन में हमको देखने को मिलता है।
चलिए, कॉल्सन मोटिव्स की बनाना बॉन्ड थियरी या बैंड बॉन्ड थियरी क्या करती है, बताती है मैक्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज आउटसाइड द इंटरन्यूक्लियर लाइन एक्सप्लेनिंग द ऑब्जर्व शॉर्टर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन साइक्लोप्रोपेन। चलिए, यूजुअली साइक्लोप्रोपेन में क्या देखने को मिलता है, सीसी बॉन्ड हमारा 1.51 एंगस्ट्रॉम देखने को मिलता है, ठीक है। ये शॉर्टर है, नॉर्मल ये हमारा नॉर्मल है, पर साइक्लोप्रोपेन में हमें ये देखने को मिलता है, राइट। और नॉर्मल हमारा 1.54 एंगस्ट्रॉम देखने को मिलता है। चलिए, साइक्लोप्रोपेन स्पेशल फीचर्स क्या बोलते हैं कि बॉन्डिंग जो होती है बनाना बॉन्ड हो जाते हैं, कॉल्सन मोटिव थियरी है। ऐसा भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गिवन द बनाना बॉन्ड थियरी या बैंड बॉन्ड थियरी, ठीक है। चलिए, सीसी बॉन्ड हमारा शॉर्टर हो जाता है, यूजुअल हमारा 1.54 हो सकता है। मैं तो कहता हूँ यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ सीसी बॉन्ड थियरी, ठीक है। सीसी बॉन्ड थियरी नहीं, सॉरी, सीसी बॉन्ड का लेंथ कितना होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ सीसी बॉन्ड, 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। चलिए, रिएक्टिविटी हाई हो जाती है आपकी, और साइक्लोप्रोपेन इन अल्किन इन सम रिएक्शंस बैंड बॉन्ड हमारा देखने को मिलता है, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमने हाफ ऑफ द क्वेश्चंस ख़त्म कर लिए हैं, और यहाँ पे आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों ने अब तक ज्वाइन नहीं किया है एपोमाइंड का फ्री GSSB जूनियर फार्मासिस्ट का बैच, तो आप किसकी फिर राह देख रहे हैं। फ्री बैच में आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। एपोमाइंड आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री बैच लेकर के आ गया है। काफ़ी टाइम से ये बैच अवेलेबल है और एकदम फ्री बैच है। सारे सब्जेक्ट के नोट्स के साथ रैपिड रिवीजन नोट्स, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, और आपका टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे अवेलेबल हो रही है, राइट। और आपका जो ये फ्री बैच है, ठीक है, ये फ्री बैच के अंदर ही आपको क्या मिलने वाला है, ये PYQ का जो PDF है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए, आगे बढ़ेंगे। कैसे ज्वाइन करना है आप लोगों को फ्री बैच, डाउनलोड करेंगे एपोमाइंड क्लासेस ऐप, ठीक है, प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं तो आप ये ऑर्गेनाइजेशन कोड यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। हमारा स्टेप 2 क्या रहेगा, आप डाउनलोड करेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे बैच का आइकन देखने को मिलेगा। बैच के आइकन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको आगे ये इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको प्लस के साइन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कोड एंटर करना है GSSB 2026। ये कोड एंटर करते ही आप अपने एनरोल हो जाएंगे फ्री बैच में थोड़ी ही देर में, ठीक है। चलिए, फ्री बैच में एनरोल होके आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आप ऊपर स्क्रॉल करके यहाँ पे स्टडी मटेरियल में जाके अपना फ्री स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, फ्री बैच के अलावा अगर आपको एक स्ट्रेटेजी से पढ़ना है और पूरा क्लासरूम लेक्चर्स अटेंड करने हैं गाइडेंस के साथ, तो आप एपोमाइंड का जो GSSB का जूनियर फार्मासिस्ट का जो बेसिक बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 बैच मिल जाएंगे, एक बेसिक और एक एडवांस। एडवांस बैच में आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे और बेसिक बैच में आपको मॉड्यूल्स नहीं मिलेंगे। एडवांस बैच में आपको मॉड्यूल्स आपके डोर स्टेप पे डिलीवरी हो जाएगा, ठीक है। और ये बाकी सारी चीज़ें दोनों ही बैच में सेम रहेगी, जो कि आपको मिलेगा लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एपोफास्ट के नोट्स, आपका क्लासरूम नोट्स और आपका 1 लाइनर PYQ सॉल्यूशन, और आपका मॉड्यूल्स आपके हार्ड कॉपी मिलेंगे, डोर स्टेप डिलीवरी, वीकली टेस्ट आपको मिल जाएगा। सारी चीज़ें ये आपको बेसिक बैच में मिलेगी। एडवांस बैच में आपको मॉड्यूल्स अलग से मिल जाएंगे अगर आप एडवांस बैच में आते हैं तो, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सिर्फ मॉड्यूल्स चाहिए, अगर आप एग्ज़ाम के साथ मतलब आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको सिर्फ मॉड्यूल्स ही चाहिए, तो यहाँ पे हाईली क्यूरेटेड मॉड्यूल्स जो आपके ड्रग इंस्पेक्टर, एम्स, जूनियर फार्मासिस्ट से साथ आपका RRB अदर जूनियर फार्मासिस्ट एग्जाम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और GSSB GPSSB एग्जाम के लिए तो हैं इम्पॉर्टेंट। सारे मॉड्यूल्स मिल जाएंगे इसमें, सारे फार्मा के सब्जेक्ट्स आपको अच्छे से कवर करके मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 1499 में आपको मॉड्यूल्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको सिर्फ मॉड्यूल्स लेने हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ मॉड्यूल्स ले सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जंप करते हैं कि
हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल इरेथ्रोसाइट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ जॉन्डिस इन सर्टेन डिसीज। देखो बेटा, आरबीसी, इरेथ्रोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं, आरबीसी कहते हैं, ठीक है, रेड ब्लड से। आरबीसी के अंदर क्या होता है, आपका हीम होता है, ठीक है। हीम का ब्रेकडाउन होके क्या बनता है, बिलीरुबिन बनता है, ठीक है। बिलीरुबिन आपका आगे लीवर में जाता है और वहाँ पे जाके कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। और वहाँ पे अगर, चलो मैं आप लोगों को पूरी प्रोसेस बताता हूँ, पहले आंसर कर देते हैं फिर पूरा कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन की बात नहीं है, ब्रेकडाउन ऑफ रिलीज, हाँ, इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ इरेथ्रोसाइट्स रिलीज द बिलीरुबिन, ये जॉन्डिस का रीज़न हो सकता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन से इसका कोई नाता नहीं है, ब्लड प्रेशर की कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका सिंपल है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आरबीसी ब्रेकडाउन, उसमें से हीम का ब्रेकडाउन होगा, बिलीरुबिन निकलेगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ये लीवर में जाता है। लीवर में जाने के बाद बेटा इसको कॉन्जुगेट कौन करता है, यूडीपी ग्लूकोरोनाइल ग्लूकोनो सॉरी यूडीपी ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, जिसको UGT1A1 बोलते हैं। ये एंजाइम कॉन्जुगेट करता है बिलीरुबिन को ताकि वो बाइल के थ्रू निकल सके, ठीक है। चलिए, ये एंजाइम अगर ना हो या फिर ये एंजाइम ओवरवेल्म हो जाए, यानी कि ये एंजाइम एग्जॉस्ट हो जाए, यानी कि एंजाइम खत्म हो जाए एक तरह से, ठीक है। मान लीजिए एंजाइम की कैपेसिटी खत्म हो गई बिलीरुबिन को कॉन्जुगेट करने की, तो अब ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो जॉन्डिस कर सकता है। चलिए, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है आपका हाइपर बिलीरुबिनेमिया करेगा, जिससे जॉन्डिस हो सकता है। तो जॉन्डिस हमारे बेटा 3 तरह के होते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक होता है आपका प्री हेपेटिक, इसमें क्या होता है, आरबीसी में प्रॉब्लम होती है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स में। दूसरा होता है हेपेटिक जॉन्डिस, इसमें क्या होता है, आपकी लीवर में कोई गड़बड़ होती है, यानी कि एंजाइम ना होना, एंजाइम ना होना या कम होना, ठीक है। तो कॉन्जुगेट नहीं हो पाएगा, कॉन्जुगेट नहीं हो पाएगा तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन क्या करेगा, आपका जॉन्डिस कर सकता है। और एक होता है, देखो मैंने क्या बोला, कॉन्जुगेट करने के बाद नॉर्मली वो बाइल के थ्रू निकलता है बॉडी से। आपका अगर कॉन्जुगेट तो हो गया, ठीक है, पर बाइल है, बाइल एसिड में कोई ब्लॉकेज आ गया, बाइल में कोई ब्लॉकेज आ गया, तो इसको बोलते हैं पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। याद रखिएगा, जॉन्डिस पूरा मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा ही समझ लीजिए। आरबीसी में प्रॉब्लम है तो प्री हेपेटिक, आरबीसी ज़्यादा टूट रहे हैं, ठीक है, उसमें लीवर की गलती नहीं है भाई, लीवर के पास एंजाइम पूरा है। मान लीजिए 100 बॉक्स एंजाइम होना चाहिए, 100 बॉक्स है, पर यहाँ से आरबीसी ज़्यादा टूट रहा है, तो लीवर की क्या गलती, यहाँ पे हेपेटिक में गलती हुई, आरबीसी नहीं टूट रहा है, अब आरबीसी नॉर्मल टूट रहे हैं, ठीक है, जितने टूटने चाहिए थे, पर यहाँ पे लीवर के पास एंजाइम कम है, तो इसमें लीवर की गलती, यानी कि हेपेटिक जॉन्डिस। इसके बाद बाइल, आपका बाइल का ब्लॉकेज हो जाना, ठीक है, बाइल के वे में आपका जो बाइल ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे आपका लीवर की भी गलती नहीं है, आरबीसी की भी गलती नहीं, इसको बोलते हैं पोस्ट हेपेटिक, यानी कि बाइल में दिक्कत आ जाना, तो इसको पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस बोलते हैं। मान लीजिए बाइल में कोई रुकावट आ जाए, कोई ब्लॉकेज आ जाए, तो आपका जॉन्डिस होगा, क्योंकि आपका बिलीरुबिन सही से निकल नहीं पाएगा बॉडी से, राइट। तो ये 3 तरह के जॉन्डिस होते हैं, याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए, तो सिकल सेल एनीमिया जैसे हो गया या थैलेसेमिया, इसमें क्या होता है, आरबीसी टूटते रहते हैं, तो आपका क्रॉनिक हीमोलाइसिस यानी आरबीसी का टूटना, और जॉन्डिस हो जाता है आपका, और आपका पिगमेंट गैलस्टोन्स होने लगता है। चलिए, ये पूरा हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, कुछ रह तो नहीं जा रहा है यहाँ पे। चलिए, बिल्कुल बढ़िया, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली। जॉन्डिस से पिछली बार भी 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, इसी पेपर में देख लीजिएगा, अगले अगले पार्ट में, मतलब पहले के जो वीडियोस के पार्ट है उसमें आ चुके हैं। हेमोलाइटिक जॉन्डिस का अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ जाएगा, ठीक है, और आपका रेटिकुलोसाइट्स इसमें बढ़ जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए, व्हाट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ CCSEA regarding experiments on animals as stated in chapter number 4 of the Prevention of Cruelty Act of Animals। चलो चलो, ये क्वेश्चन हम करते हैं, लेकिन उससे पहले एक पानी पीने का ब्रेक ले लेते हैं, 1 मिनट का। चलिए, देखिए इसी क्वेश्चन में से मेरे को 3, मैं आंसर भी नहीं बताऊंगा, मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर से 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। चलिए, इस क्वेश्चन के अंदर से 3 क्वेश्चन निकालते हैं। पहले देखो, इतना ध्यान से क्वेश्चन, इतना ध्यान से पढ़ो आप, कि अगर क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर उसमें से बन जाना चाहिए।
अगर आपको ऐसा पूछे कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी टू एनिमल्स एक्ट कब आया था, 1960 में आया था, एक क्वेश्चन। अगर आपको पूछे कि CCSCA का फुल फॉर्म क्या है, आपको आना चाहिए, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि CCSCA होता क्या है। नहीं पता तो कमेंट करके बताओ, पहले आप ढूंढो और फिर कमेंट करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा आपको ये, ठीक है। कमेंट में बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है, और इसका फुल फॉर्म ऐसा है कि आप कमेंट में लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कि CCSCA में जो प्राइमरी ड्यूटीज़ हैं CCSCA की, वो कौन से चैप्टर में स्टेट की गई है। तो चैप्टर नंबर 4 में प्राइमरी ड्यूटी ऑफ CCSCA बताई गई है। अब बेटा इस कमेटी का काम क्या होता है? इस कमेटी का काम होता है फंडिंग वंडिंग प्रोवाइड नहीं करता, एनिमल एक्सपेरिमेंट को प्रमोट नहीं करता, रजिस्टर स्पीशीज नहीं करता। इसका एक ही काम है कि जब एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट हो रहा हो तो एनिमल्स को कोई पेन या अननेसेसरी सफरिंग ना हो, यानी कि एनिमल्स पे कोई क्रूएलिटी ना की जाए, यानी कि एक तरह से बोलूँ तो एनिमल्स को बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड और ह्यूमन वे में ट्रीट किया जाए। तो बस इसका यही रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी बताता है। चलिए बहुत बढ़िया। अंडर चैप्टर 4 द कमिटी CCSCA कंट्रोल्स, चलो इसका फुल फॉर्म है यहाँ पे, जो भी मैं नहीं पढ़ूंगा, आप लोगों को बताना है। CCSCA कंट्रोल करती है कि कोई भी अननेसेसरी पेन या सफरिंग यहाँ पे ना हो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो एक और भी बताता हूँ। अगर आपको पूछे कि जैसे आई एम फ्रॉम नाइपर, तो नाइपर में वी यूज टू हैव ऑथोराइज्ड अप्रूवल। तो नाइपर में जैसे मैं जब एक्सपेरिमेंट करता था एनिमल्स पे, तो एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए अप्रूवल लगता है। किसका अप्रूवल लगता है? एक तो CCSEA प्लस IAEC। इसको बेटा क्या बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी। याद रख लीजिए, लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी, ठीक है। चलिए एक और चीज आती है यहाँ पे, 3R। हम लोग ये बोलते हैं ना रिसाइकल करो, वो सब प्लास्टिक रिसाइकल, ये सब। यहाँ पे रीयूज ये नहीं, यहाँ पे एनिमल का बेटा 3R अलग है। रिप्लेसमेंट, यानी कि एनिमल का आप यूज ना करके रिप्लेस करो इन विट्रो मेथड पे। इसका मतलब ये होता है, यानी कि आप सेल यूज करो, ठीक है, कोई और तरीका यूज करो ड्रग को चेक करने का, एनिमल का रिप्लेसमेंट लाओ, AI का यूज करो, AI मॉडल्स का यूज करो, मॉलिक्यूलर डॉकिंग, ये सारी चीजें पता नहीं दुनिया भर की चीजें हमारे पास अवेलेबल होती है वहां पे, ठीक है। ये सारी चीजें करो, पर एनिमल का यूज कम करो। एक होता है पहले तो रिप्लेस करो, ठीक है, एनिमल की जगह कुछ और आप यूज करो। दूसरा होता है कि अगर आप नहीं कर पा रहे रिप्लेसमेंट, जरूरी हो रहा है एनिमल का यूज करना। देखिए बेटा हर जगह पे आप एनिमल को रिप्लेस नहीं कर सकते। कुछ ऐसी बातें हैं जो एनिमल का यूज करना पड़ता है ड्रग को चेक करने के लिए। तो जब वो जरूरी हो जाता है यूज करना, तो आप यूज क्या कीजिए बेटा, कम कीजिए। ये बोलते हैं कम कीजिए यूज। यानी कि ऐसा नहीं, मेरे को अगर जरूरत थी 10 एनिमल की, मेरे को नीड थी, तो मैंने 50 ले लिए, मैंने 50 पे एक्सपेरिमेंट कर लिया। ऐसा नहीं करना है, जितनी कम से कम जरूरत हो उतना यूज करो। दूसरा ये लोग कहते हैं कि रिफाइनमेंट करो, यानी कि ऐसी टेक्निक यूज करो, ठीक है, टेक्निक ऐसी यूज करो जिससे एनिमल को पेन कम हो, ठीक है, उसका सफरिंग ना हो उसको, ठीक है, कोई भी तरह की तकलीफ ना हो एनिमल को। अपना मेथड रिफाइन करो। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट ऑल द 3 R's डिपिक्टेड बाय दिस कमिटी और द एक्ट, क्या क्या है इसमें। रिसाइकल वगैरह भी वो सब डाल के आपका देखो, रीयूज आ सकता है, ठीक है। एनिमल को बेटा रीयूज नहीं किया जा सकता। मान लीजिए मैं कोई एक ड्रग यूज कर रहा हूँ, ठीक है, उस पर चेक कर रहा हूँ, तो मैं कोई और ड्रग लाके नहीं देख सकता ना उस पर। वो एक प्रोजेक्ट होता है, एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, तो रीयूज नहीं हो सकता, आप रिसाइकल नहीं कर सकते एनिमल को, राइट। तो ये सारा डाल के आपको कंफ्यूज करेगा एग्जाम में। पर आपको ये यहाँ पे एकदम अच्छे से याद रखना है कि
कौन से 3 आर यूज होते हैं व्हेन इट कम्स टू एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल कंसेप्ट है ये, ठीक है। चलिए, द मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग आर द इंटरकॉस्टल मसल एंड कौन सा मसल होता है? तो इंटरकॉस्टल मसल एक होता है, मसल पूछा है, ट्रैकिया नहीं आएगा, फेरिंग्स लैरिंग्स ये सब नहीं आएगा, आपका डायफ्राम आएगा। एक इंटरकॉस्टल मसल यूज होता है आपका ब्रीदिंग के, और एक आपका होता है डायफ्राम। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो मेन रेस्पिरेटरी मसल आपके हो जाते हैं इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम। चलिए, इन क्विट रेस्पिरेशन यानी कि जब आप रिलैक्स रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे कि भागना दौड़ना, इन सब में आप फोर्सफुल रेस्पिरेशन करते हैं, यहाँ पे आप रिलैक्स रेस्पिरेशन करते हैं। तो यहाँ पे रिलैक्स रेस्पिरेशन में डायफ्राम क्या करता है? मोस्ट ऑफ द वर्क करता है। चलिए, इंस्पिरेशन में भी डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल आपका मसल आ जाएगा। एक्सपायरेशन में आपका पैसिव इलास्टिक रेकुलाई आ जाएगा, रेकॉइल आ जाएगा, और आपका फोर्स्ड में आ जाएगा आपका। देखिए, फोर्स्ड जब आप रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं कर रहे होते। तो जब आप फोर्सफुली ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो आपके कुछ एक्सेसरी मसल्स यूज होते हैं, जैसे कि आपका एब्डोमिनल्स हो गया और आपका अदर मसल्स हो गया, ठीक है। चलिए, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या होगा? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, डाउनवर्ड होगा, मूव डाउनवर्ड की तरफ मूव होगा, चेस्ट कैविटी में वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर ऑफ लंग डिक्रीज होता है, और एयर फ्लो लंग में जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, ये आपका जो सीक्वेंस है आप यहाँ पे याद रखेंगे, और ये मसल्स के एक्सेसरी मसल्स के नाम भी आप लोग याद रखेंगे, स्टेनोक्लेइड मेस्टोइड मसल और आपका एब्डोमिनल्स वगैरह, ये सारे याद रखिएगा। विच रिएक्शन इंट्रोड्यूसेस अ मिथाइल ग्रुप टू आइसोक्विनोलिन? कौन सा रिएक्शन है बेटा? सीधा सीधा यहाँ पे मेरे को दिख रहा है आपका जो डायरेक्ट मिथाइलेशन है, राइट। डायरेक्ट मिथाइलेशन यहाँ पे आपका यूज होता है टू इंट्रोड्यूस अ मिथाइल ग्रुप इन आइसोक्विनोलिन। चलिए, यहाँ पे कुछ अलग अलग रिएक्शन दिए हुए हैं, वो भी देख लेते हैं कि कौन सा रिएक्शन किस लिए इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, विटिक रिएक्शन में एल्डिहाइड कीटोन अल्किन में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। aldol कंडेंसेशन में आपका बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल जो सब्सटेंस होते हैं वो इनॉन में कन्वर्ट होते हैं। कैनिजारो में आपका एल्डिहाइड जो होते हैं अल्कोहल और एसिड में कन्वर्ट होते हैं, और आपका मिनिसी रिएक्शन में आपका रेडिकल अल्कलाइजेशन ऑफ एन हेट्रोएरिन्स होता है। यानी कि इन शॉर्ट बोलो तो नेम रिएक्शन से आपके क्वेश्चन हैं, और ये टेबल भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और नेम रिएक्शंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए, बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट लेट मी चेक माय रिकॉर्डिंग इंटरफेस कि वो सही से रिकॉर्ड हो रहा है। जस्ट अ सेकेंड, राइट। चलिए, कंप्लीट है सारी चीज़ें, वी आर ऑल गुड, वी आर रेडी टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैनिजारो एक हाई यील्ड आपका यहाँ पे पॉइंट बन रहा है। कैनिजारो नीड्स एल्डिहाइड विथ NO अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड फॉर्माल्डिहाइड का एग्जांपल दिया हुआ है। विटिक रिएजेंट में आपका फॉस्फोरस आइलीड यूज होता है। देखिए, यहाँ से तो रिएजेंट से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। विटिक रिएजेंट क्या कह रहा है? फॉस्फोरस आइलीड, यानी कि आपका ये विटिक रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज विटिक रिएजेंट, तो आपको क्या टिक करना है? फॉस्फोरस आइलीड, ठीक है। चलिए, इन हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री विच कंपाउंड इज commonly classified as a 5-member heterocyclic with 1 sulfur atom? क्या हो रहा है यहाँ पे? with 1 sulfur atom। देखिए, फ्यूरान में हमारा ऑक्सीजन आ जाता है, और यहाँ पे 5 मेंबर तो पूछा है, ये 5 मेंबर ही है। देखिए, ये 5 मेंबर है, बट यहाँ पे विथ 1 सल्फर एटम जो पूछा है, उसकी वजह से हम यहाँ पे इसको थायोफिन को क्या करेंगे? राइट आंसर हमारा थायोफिन हो जाएगा। और आइए हम एक बार देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, एकदम इजीली सारे 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर दिए हुए हैं।
हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री से बिल्कुल आपका इजी क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि क्या आपका स्ट्रक्चर दिखता है। देखिए, फ्यूरान में आपका रहता है ऑक्सीजन, थायोफिन में आपका सल्फर, पायरोल में आपका नाइट्रोजन रह रहा है यहाँ पे, और आपका थायाजोल में यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, नाइट्रोजन के साथ एक आपका सल्फर दिया हुआ है। यानी कि थायाजोल में आपको सल्फर और नाइट्रोजन 2 हेट्रो एटम्स मिल रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो स्ट्रक्चर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और पिछले वीडियोस में हमने बात भी की है कि नेम रिएक्शंस ऑफ द फॉर सिंथेसिस ऑफ दीज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, कि फ्यूरान की नेम रिएक्शन, ठीक है, स्कैप सिंथेसिस, हमने ये सब पढ़ा हुआ है ना पिछली बार में, स्कैप सिंथेसिस। तो ये सारे जो नेम रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो सब मत छोड़ना। मैं आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स यहाँ पे बताता हूँ बीच बीच में, जो अगर आपके पास मान लीजिए आपके पास कम टाइम बच रहा है, या फिर आपके पास ऐसा है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, तो पहले वो टॉपिक्स कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। हेट्रोसाइक्लिक में आप सारे स्ट्रक्चर पहले देखिए, कौन से स्ट्रक्चर में कौन सा हेट्रो एटम है, किस में आपका 5 मेंबर है, कौन सा 6 मेंबर है, ठीक है। एरोमेटिसिटी का ऑर्डर देख लीजिए, वहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है, कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, वो देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही दिया हुआ है किस में क्या होता है, ठीक है। आपका इमिडाजोल में 2 नाइट्रोजन, ठीक है, 1 और 3 पे, और थायाजोल में आपका सल्फर और नाइट्रोजन, आपका पायराजोल में 2 नाइट्रोजन, ठीक है, 1 और 2 पे, और आपका ऑक्साजोल में ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन ये दिया हुआ है, आइसोक्साजोल में आपका ऑक्सीजन नाइट्रोजन दिया हुआ है, ये आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एरोमेटिसिटी ऑर्डर क्या है, थायोफिन का सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होता है, फिर पायरोल, फिर फ्यूरान, याद रखिएगा। और थायाजोल आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, पेनिसिलिन में देखने के लिए मिलता है, और विटामिन B1 में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफ्रेंशिएट द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। देखिए, जॉन्डिस से इतने क्वेश्चन आ चुके हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ जॉन्डिस से, पूरे पेपर को लेकर के अगर मैं बात करूँ तो। विच ऑफ द स्टेटमेंट बेस्ट डिफ्रेंशिएट द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस फ्रॉम हेपेटोसेल्युलर जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हेपेटोसेल्युलर से किस तरह से अलग है। ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होता है, देखिए, बोथ आर द फिजियोलॉजिकल टाइप ऑफ जॉन्डिस। बेटा जॉन्डिस कोई भी हो, कभी फिजियोलॉजिकल नहीं हो सकता, वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है। क्या है वो, अपना पैथोलॉजिकल कंडीशन है। जस्ट अ मिनट, जॉन्डिस अपना क्या हो जाता है, एक सेकंड में अपना पेन का वायर सेट कर दो। हाँ चलिए, नाउ वी आर गुड। हाँ, तो हमारा जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस रहता है वो कभी नहीं होता, हमारे सारे जॉन्डिस जो होते हैं वो पैथोलॉजिकल होते हैं, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस नहीं होता, कुछ ना कुछ बीमारी रही होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ रही होगी, तभी तो जॉन्डिस हुआ है। नेचुरल है क्या जॉन्डिस होना, सबको होता रहता है, नहीं ना, तो ये तो है ही गलत। बोथ आर ड्यू टू इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। वो तो हमारा प्री हेपेटिक हो गया ना, वो तो हमारा प्री हेपेटिक हो गया, तो ये तो हो गया, हटाओ। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इज ऑलवेज कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन विद, नहीं वायरल की कोई बात नहीं है, बाइल ऑब्स्ट्रक्शन की बात हो रही है। वायरल की अलग बात हो सकती है, बट यहाँ पे ऑलवेज नहीं होगा, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इज कॉज्ड बाय ब्लॉकेज ऑफ द बाइल फ्लो, व्हाइल हेपेटोसेल्युलर जॉन्डिस रिजल्ट फ्रॉम द लीवर सेल डैमेज। सिंपल सी बात है, लीवर में एंजाइम में गड़बड़ हुई, लीवर के सेल में गड़बड़ हुई तो हेपेटोसेल्युलर। बाइल के फ्लो में दिक्कत हुई, बाइल में ऑब्स्ट्रक्शन आया तो बाइल जॉन्डिस, यानी कि पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। बाइल से पहले लीवर आता है, लीवर से पहले स्टेप कौन सा आता है, आरबीसी। आरबीसी अगर ज़्यादा टूटने लगा, ज़्यादा हीम टूटेगा, ज़्यादा बिलीरुबिन बढ़ेगा, ठीक है। ये ज़्यादा बिलीरुबिन को कोई मैनेज नहीं करने वाला होगा, क्योंकि लीवर की भी एक अपनी कैपेसिटी है, तो लीवर अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। अगर अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बिलीरुबिन आने लगा तो वो कौन सी गलती हुई, आरबीसी की गलती हुई, वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, प्री हेपेटिक जॉन्डिस। जॉन्डिस का एकदम ईजी, अब तक अगर आपने मेरे सारे पार्ट्स देखे हैं ना वीडियो के, एक फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, जितना भी हमने जॉन्डिस को लेके इतनी बार डिस्कशन किया है ना, आपको कंप्लीट जॉन्डिस अब तक तो समझ में आ गया होगा। आपको जॉन्डिस से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप मैनेज कर लोगे। चलिए, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हमारा पोस्ट हेपेटिक होता है, बाइल फ्लो ब्लॉकेज होता है, ठीक है। कोई भी बाइल में ट्यूमर हो गया, स्टोन आपका हो गया, कोई भी तरह से आपका ब्लॉकेज है तो आपका बाइल फ्लो ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। और हेपेटोसेल्युलर में आपका हेपेटिक जॉन्डिस आ जाएगा। चलिए, हेमोलाइटिक में आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ जाता है, हेपेटोसेल्युलर में दोनों ही बढ़ जाता है, और ऑब्स्ट्रक्टिव में आपका कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ जाता है। चलिए
और कॉमन बाइल डक्ट स्टोन होता है तो ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाता है, ठीक है। वायरल हेपेटाइटिस में आपका हेपेटोसेलुलर डिस्ट्रक्शन हो सकता है, वहाँ पे आपका जॉन्डिस हो सकता है, यानी कि आपका कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, वायरल हेपेटाइटिस हो गया, आपको इन्फेक्शन हो गया वायरल का, वहाँ पे आपका लीवर सेल काम कर नहीं कर पाएंगे और वहाँ पे आपका हेपेटिक जॉन्डिस आपको हो सकता है, ठीक है। बट ऑलवेज वायरल होगा ऐसा कोई कहीं भी ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। हो सकता है कोई अलग रीज़न से आपका हेपेटिक सेल काम ना कर रहे हो, राइट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 91 पार्ट 1 का सबसे पहला क्वेश्चन 91 क्वेश्चन जो था हमारा जॉन्डिस के ऊपर ही था। चलिए ये टेबल हमने देख लिया, और ALP का लेवल, अल्कलाइन फॉस्फेटेस का लेवल जो होता है हमारा, इस पे नॉर्मल रहता है, ऑब्स्ट्रक्टिव में बढ़ जाता है सबसे ज़्यादा, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which carbohydrate substance is produced naturally by bees and commonly used as a sweetener in pharmacy? भाई bees, ये देखो कौन सा क्वेश्चन है। हनी बीज होते हैं, क्या बनाते हैं, हनी बनाते हैं, शहद बनाते हैं, मध बोलते हैं, वो बनाते हैं, ठीक है। ये तो सारा आएगा ही नहीं, कोई भी कुछ भी, सारा हमारा सारे ऑप्शन नहीं आएंगे, हनी ही आएगा। चलिए हनी मेनली ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कंपोज करता है, बीज इसको बनाते हैं। स्वीटनर डेमुलेसेंट की तरह यूज़ होता है। डेमुलेसेंट का मतलब पता है ना बेटा क्या होता है, जो आपका इरिटेशन इन्फ्लामेशन को कम करे, याद रख लीजिएगा, डेमुलेसेंट का मतलब ये होता है। और एज अ वेहिकल भी यूज़ होता है कफ प्रिपरेशन में, काफ़ी सारी चलो एलोपैथिक तो छोड़ो, दूसरी जैसे कि आयुर्वेदिक होम्योपैथिक में काफ़ी सारी दवाइयाँ हनी यानी कि शहद के थ्रू उसमें मिला करके दी जाती है, ठीक है। वो भी एक तरह से आपका वेहिकल ही होता है, ठीक है। चलिए हनी हमारा बीज सोर्स है, ठीक है, स्वीटनर डेमुलेसेंट। अकाशिया हमारा, अकाशिया ट्री का एक्सुडेट होता है। ट्रागाकांथ हमारा एस्ट्रेगेलस से मिलता है। अगार हमारा रेड एल्गी से मिलता है, ठीक है। और ट्रागाकांथ हमारा जो बाइंडर और सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ होता है, अकाशिया इमल्शिफाइंग एजेंट की तरह यूज़ होता है, इमल्शिफायर। स्टार्च हमारा सेरल से मिलता है और आपका डिसइंटीग्रेंट बाइंडर दोनों की तरह यूज़ होता है, ठीक है। देखिए हनी बेस्ड लिंक्टस सूट्स कफ, यानी कफ में राहत देते हैं। चलिए हनी जो होता है हाइग्रोस्कोपिक होता है, इन्वर्ट शुगर का फिनोमेना देखने को मिलता है, इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों ही रहता है, राइट। अकेशिया जो होता है बेस्ट इमल्शिफायर होता है अमॉन्ग नेचुरल गम्स, ठीक है। चलिए अ रैपिडली ग्रोइंग बोन ट्यूमर दैट कंटिन्यूज टू ग्रो आफ्टर द स्टिमुलाई हैज सीज्ड, सीज्ड का मतलब होता है रुकना, रोकना या रुकना या स्टॉप करना या स्टॉप हो जाना, ठीक है। चलिए इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय द टर्म, आपका क्या आ जाएगा, देखो एडेनोमा नहीं आएगा, कार्सिनोमा नहीं आएगा, आपका यहाँ पे ऑस्टियोसार्कोमा आएगा। आइए बताता हूँ सारी डेफिनेशंस क्या कहती हैं। देखिए अ मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर दैट ग्रोज ऑटोनॉमसली, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्टिमुलाई, यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि स्टिमुलाई कोई भी रीज़न, स्टिमुलाई यानी कि कोई रीज़न मिला, ठीक है, वो हट गया रीज़न, फिर भी आपका बोन ऑटोनॉमसली कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, तो ये क्या होता है, ऑस्टियोसार्कोमा होता है। मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर दैट ग्रोज ऑटोनॉमसली इंडिपेंडेंट ऑफ स्टिमुलस या आफ्टर स्टिमुलस हैज रिमूव्ड, इसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसार्कोमा। चलिए न्यूप्लास्टिक ग्रोथ डजंट स्टॉप व्हेन द इनिशिएटिंग स्टिमुलस इज रिमूव्ड, यानी कि जब स्टिमुलस हट जाता है उसके बाद भी आपका चालू रहता है ग्रोथ। ऑस्टियोमा क्या होता है, बेनाइन स्लो ग्रोथ। देखिए यहाँ पे जो हमारा दूसरा ऑप्शन था तो ये हो गया हमारा बेनाइन स्लो ग्रोथ, और हमारा एडेनोमा क्या हो गया, बेनाइन ग्लैंडुलर ग्रोथ। और आपका कार्सिनोमा होता है एपिथेलियल मैलिग्नेंसी नॉट बोन, कार्सिनोमा इज रिलेटेड टू योर एपिथेलियल मैलिग्नेंसी, बोन का कुछ वहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे वही टेबल दिया हुआ है, सार्कोमा मैलिग्नेंट मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू का मैलिग्नेंसी जब होता है तो उसको सार्कोमा कहते हैं, और एपिथेलियल का जब मैलिग्नेंसी होता है तो उसको कार्सिनोमा कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है आप लोगों के लिए, अगर ये नए टर्म्स हैं तो लिख लीजिए कि जब मैलिग्नेंसी ऑफ एपिथेलियल हो तो कार्सिनोमा आएगा, मैलिग्नेंसी ऑफ जब मेसेनकाइमल हो या कनेक्टिव हो टिश्यू का तो सार्कोमा आता है, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा
ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग एक हाइपरप्लासिया की भी बात कर लेते हैं। हाइपरप्लासिया का मतलब सेल नंबर इंक्रीज होना होता है और हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है सेल साइज इंक्रीज होना। ठीक है, चलिए। और नियोप्लासिया का मतलब होता है कि ऑटोनोमस न्यू ग्रोथ, यानी ऑटोनोमस यानी कि जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, अपने आप होती जा रही है ऐसी ग्रोथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और ऑस्टियोसार्कोमा में हमारा एएलपी हमारा बढ़ जाता है, एएलपी ऑस्टियोब्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, चलिए। डेल्टा ओपियोइड रिसेप्टर आर मेनली एसोसिएटेड विथ विच फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। तो डेल्टा ओपियोइड रिसेप्टर जो होते हैं वो मूड मॉड्यूलेशन और एनाल्जेसिया के रिलेटेड होते हैं। तो नोजिया नहीं, वॉमिटिंग नहीं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं, फीवर नहीं, एनाल्जेसिया हाँ, मूड मॉड्यूलेशन यस। तो हमारा मूड मॉड्यूलेशन और एनाल्जेसिया दोनों के रिलेटेड हमारा होता है। तो डेल्टा ओपियोइड रिसेप्टर, एनाल्जेसिया और मूड मॉड्यूलेशन जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट लाइक, मतलब मूड मॉड्यूलेशन से वो रिलेटेड होते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया म्यू रिसेप्टर्स हमारे। क्लासिक एनाल्जेसिया, यूफोरिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इनसे एसोसिएट होते हैं। और हमारे कैप्पा जो होते हैं वो स्पाइनल एनाल्जेसिया और डिस्फोरिया से रिलेटेड होते हैं। अब आप लोगों का एक होमवर्क यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, आपको सारा होमवर्क कमेंट में बताना है। यूफोरिया एंड डिस्फोरिया का मतलब आप बताइएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया होमवर्क मिल गया आप लोगों को, पूरा कीजिए इससे। और याद रखिएगा सारे ऑल ओपियोइड रिसेप्टर्स जो होते हैं वो जीआई कपल रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जीपीसीआर टाइप के रिसेप्टर होते हैं। What type of receptors are estrogen receptor alpha and estrogen receptor beta? बेटा रिसेप्टर क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजी का वन ऑफ द बेसिक टॉपिक्स रिसेप्टर क्लासिफिकेशन क्या है। आपका उसमें एग्जाम्पल आता है कि कौन सा रिसेप्टर कौन से क्लास का है। हमारे एस्ट्रोजन अल्फा और एस्ट्रोजन बीटा रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आपका इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं। तो हमारा सीधा आ जाएगा यहाँ पे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। ठीक है, चलिए। एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स आर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। लिपोफिलिक जो हार्मोन होता है वो एंटर करता है सेल में और अंदर रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। टेमोक्सिफेन एक्ट ऑन इंट्रासेलुलर एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन ब्रेस्ट कैंसर। याद रखिएगा टेमोक्सिफेन इंट्रासेलुलर एस्ट्रोजन रिसेप्टर पे काम करती है इन ब्रेस्ट कैंसर। कुछ रिसेप्टर की क्लासिफिकेशन है जो कि हाईली 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 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि रिसेप्टर का टाइप और उसका काम करने का स्पीड और उसका एग्जाम्पल। देखिए लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर जो होते हैं वो मिली सेकेंड में काम करते हैं, जिसमें आपका निकोटिनिक रिसेप्टर गाबा ए, याद रखिएगा गाबा ए, बी नहीं आता इसमें। ठीक है, खाली गाबा ए, एनएमडीए, ये सारे आपके लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं। जीपीसीआर ये क्या होते हैं आपके कुछ सेकेंड्स में काम करते हैं, जैसे कि आपका मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स M123 ये सारे, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, अल्फा बीटा रिसेप्टर्स हो गए, ओपियोइड के रिसेप्टर्स हो गए। ठीक है, आपके म्यू डेल्टा कैप्पा और डोपामिन के D1, D2, D3, D4, D5 ये सारे रिसेप्टर्स हो गए। चलिए, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स ये कुछ मिनट्स में काम करते हैं। ये हो गए आपके इंसुलिन और ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर्स। याद रखिएगा दो ही एग्जाम्पल हैं बट हाईली इंपॉर्टेंट है। इंट्रासेलुलर या न्यूक्लियर रिसेप्टर एक ही बात होती है, आवर्स में काम करते हैं, यानी कि कुछ घंटे लग जाते हैं, कुछ दिन भी लग सकते हैं, बहुत धीरे धीरे इनका काम होता है। यहाँ पे आपका स्टेरॉइड हार्मोन के रिसेप्टर, थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर, एस्ट्रोजन और विटामिन डी के रिसेप्टर्स बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। जीपीसीआर लार्जेस्ट ड्रग फैमिली होती है, इतने जीपीसीआर के टाइप होते हैं आपको पता नहीं है, अभी आपके सिलेबस में तो बहुत कम है। व्हेन यू स्टडी इन डीप आपको बहुत सारे टाइप मिलेंगे। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। ड्रग प्राइस को नहीं कंट्रोल करता फार्मेसी एक्ट, उसके लिए अलग एक्ट बनाया हुआ है। फार्मा एडवर्टाइजमेंट को भी नहीं करता, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट का एक्ट होता है। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नहीं,
मेंटेनिंग रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट। रजिस्टर यानी कोई ये नोटबुक मेंटेन नहीं करता बेटा, रजिस्टर का मतलब होता है एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि स्टेट में और सेंट्रली कितने फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, वो याद रखिएगा। चलिए, स्टेट फार्मेसी काउंसिल मेंटेन द स्टेट रजिस्टर एंड रेगुलेट द रजिस्ट्रेशन एंड कंडक्ट, ठीक है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल मेंटेन द स्टेट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, और जो प्राइजेस के लिए आपका डीपीसीओ एनपीपीए एक्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए डीएनसी एक्ट होता है, एड्स के लिए ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट होता है। चलिए याद रखिएगा, फार्मेसी एक्ट के अंडर हमारा पीसीआई जो है वो सेंट्रल बॉडी है, एक तरह का फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया सेंट्रल बॉडी है। एजुकेशन स्टैंडर्ड, एजुकेशन रेगुलेशन और सेंट्रल सारे वर्क को देखता है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल आपका रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट मेंटेन करता है, यानी कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं या नहीं वो आपके स्टेट फार्मेसी काउंसिल की जिम्मेदारी होती है। और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल होते हैं, ये कुछ छोटे स्टेट्स होते हैं, उन दोनों के मिला के कुछ, या मान लीजिए कोई एक बड़ा स्टेट है तो कोई छोटा स्टेट उस अपने बड़े स्टेट के साथ मर्ज होके वो सारे काम करता है, ठीक है, तो वहाँ पे जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल आते हैं। चलिए, मान लीजिए कोई एक बहुत छोटा स्टेट है, वो अपना खुद का फार्मेसी काउंसिल नहीं मेंटेन कर पा रहा, तो उसकी जिम्मेदारी, छोटे स्टेट की जिम्मेदारी पास के किसी बड़े स्टेट को दी जाती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन टू रजिस्टर डी फार्म और आपका जो होता है, ठीक है, वो है डी फार्म बी फार्म, अलग अलग अब तो कोर्सेज आ गए हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन। पीसीआई प्रिस्क्राइब्स सिलेबस एंड अप्रूव द इंस्टीट्यूशन भी अप्रूव करता है फार्मेसी के लिए, याद रखिएगा। विच टर्म डिस्क्राइब द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू लूज हाफ लाइफ ऑफ इट्स एक्टिविटी। हाफ लाइफ एक्टिविटी जब रिड्यूस करता है तो उसको हम किस में क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, हाफ लाइफ में डिस्क्राइब करते हैं। चलिए, हाफ लाइफ मतलब टाइम फॉर एक्टिविटी, ठीक है, टाइम फॉर एक्टिविटी टू फॉल टू हाफ, ठीक है ना। टेक्टेनियम 99M, इसकी हाफ लाइफ 6 आवर्स होती है। मेनली इसको इमेजिंग यानी कि डायग्नोस्टिक के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए, स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। आयोडीन 1C1, ये भी एक तरह का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसको थायराइड थेरेपी और डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेक्टेनियम को हम लोग एक तरह से गैमा एमिटर होता है, गैमा रेज को ये रिलीज़ करता है और इसको इमेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। हमारा हाफ लाइफ मतलब टाइम फॉर 50% ऑफ डिके, इसका ये होता है 0.693 बाय, ठीक है, गैमा। और आपका क्या कहते हैं, आफ्टर एन हाफ लाइफ क्या आ जाएगा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आपकी एक्टिविटी कितनी होगी। मान लीजिए मैं कहता हूँ 8 हाफ लाइफ के बाद मेरी एक्टिविटी कितनी हो जाएगी, तो 1/2 का मेरा 8th पावर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, और डिके कांस्टेंट हमारा फ्रैक्शन डिकेइंग पर यूनिट टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, देखिए, फ्रैक्शन डिकेइंग पर यूनिट टाइम यानी कि एक यूनिट टाइम। अब यूनिट टाइम वो सेकेंड में भी हो सकता है, मिली सेकेंड में भी हो सकता है, ठीक है। एक यूनिट टाइम में कितना फ्रैक्शन डिके हो रहा है, याद रखिएगा उसे। चलिए, और रेडियो एक्टिव डिके जो है वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, याद रखिएगा। एक और भी आप लोगों के लिए टास्क है, होमवर्क नहीं, होमवर्क तो आपको सारा कमेंट में करना है, पर एक टास्क दे रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ का आता है डिफरेंस की इसमें क्या होता है उसमें क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच सेलुलर प्रोसेस डिस्क्राइब द प्रोग्राम सेल दैट इज़ नॉर्मल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड टिश्यू मेंटेनेंस। बेटा प्रोग्राम सेल डेथ इतनी बार हमने पढ़ लिया, एपोप्टोसिस हमेशा प्रोग्राम सेल डेथ होता है एकदम, और ये आपका पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से डेथ होता है, उसे नेक्रोसिस कहते हैं। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है साइज में बढ़ जाना, याद रखिएगा ये सारे टर्म्स, ठीक है। एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ, एनर्जी डिपेंडेंट होती है, ठीक है, नॉन इन्फ्लामेटरी होता है, पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड टर्नओवर है, यानी कि ये एक नेचुरल बॉडी का नेचुरल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है। एपोप्टोसिस आपके और मेरे दोनों की बॉडी में होता है, पर नेक्रोसिस तब होता है जब कोई बीमारी वाली कंडीशन होती है, याद रखिएगा, ठीक है। हाइपरट्रॉफी मतलब सेल साइज का इंक्रीज हो जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरप्लेसिया
सेल का नंबर इंक्रीज हो जाना। एट्रोफी का मतलब होता है आपका सेल साइज डिक्रीज हो जाना। मेटाप्लासिया का मतलब होता है कि वन मैच्योर सेल जो है वो अनदर सेल में ट्रांसफॉर्म होना। एपोप्टोसिस का मतलब प्रोग्राम सेल डेथ, और नेक्रोसिस का मतलब होता है पैथोलॉजिकल डेथ, पैथोलॉजिकल डेथ ऑफ सेल। याद रखना ये इतना इम्पोर्टेंट टेबल है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बेसिक है बेटा। अगर आपको मैं बोल दूं कोई भी क्वेश्चन में अगर हाइपरप्लासिया आ जाए, आपको हाइपरप्लासिया का मतलब ही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन समझोगे कैसे? क्वेश्चन समझोगे नहीं तो सॉल्व कैसे करोगे उसको? चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हु हैज़ द ऑथोरिटी टू ऐड और ओमिट? ओमिट का मतलब होता है निकालना, बाहर निकालना, ठीक है। सब्सटेंस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अंडर द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। पहले तो मैं कहता हूँ कि अगर ऐसे पूछ ले कि नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट कब आया था, 1985 में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आया था नहीं कहेंगे, इफेक्टिव 1985 से हुआ होगा, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा बोलना, ठीक है। तो कौन कर सकता है बेटा? पुलिस वगैरह कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकता। इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही है जो जो नार्कोटिक ड्रग्स का जो लिस्ट होता है कि कौन कौन सी ड्रग्स आपकी नार्कोटिक हैं, वो ड्रग में किस ड्रग को ऐड करना है या फिर किसको निकालना है, वो सारा काम आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। चलिए, तो पर्पस क्या है इस एक्ट का? पर्पस है कि कंट्रोल करना नार्कोटिक्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को। एनफोर्समेंट किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि ये इफेक्टिव किसके द्वारा किया जाता है? नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें अमेंड कर सकती है लिस्ट को। और स्केड्यूल एक्स जो है वो क्या होता है? नार्कोटिक ड्रग्स का सेल करने का लाइसेंस ऑथराइजेशन देता है, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। पेनल्टीज़ जो है वो स्ट्रिंजेंट होती है, मतलब कि कड़क कार्यवाही होती है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है अगर कोई इस एक्ट का उल्लंघन करता है तो। चलिए, काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली है। चलिए, तो हमने हमारे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने पूरा ये जो पेपर है उसका सारा यहाँ पे कंप्लीट किया है, अगर आपने सारे पार्ट 1, 2, 3, 4 देखे हैं तो। चलिए, इसी के साथ यहाँ पे एक चीज़ बनती है कि आप लोगों ने यहाँ पे पूरा जो पार्ट है वो कंप्लीट किया है। स्पेसिफिकली बोलूँ तो ये वीडियो अगर आप पूरा देख रहे हैं तो हम एक अपना कोड वर्ड कमेंट जो हर बार देते हैं, जो बाकी बच्चों को समझ नहीं आएगा अगर वो पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो कोड कमेंट हमारा आज रह जाएगा यहाँ पे बेटा, वी वॉन, हम कमेंट करेंगे। अगर आप यहाँ तक कंप्लीट देखते देखते 210 क्वेश्चन तक आ गए हो, ये पार्ट आपने अगर वीडियो का पूरा देखा तो आप एक कोड कमेंट करेंगे जो है वी वॉन, ठीक है। ये उनके लिए है जिन बच्चों ने वीडियो को कंप्लीट देखा है। जो स्किप करते करते देख के आएंगे उनको क्या पता कि मैंने कहाँ कोड बनाया है, कहाँ कोड बताया है, पता नहीं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक आए हो, दिस इज़ योर अचीवमेंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों ने इतना अच्छा सारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट किए। वी वॉन खुद के लिए कमेंट कर दीजिए, ठीक है। आगे मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, एपोमाइंड का एब्सोल्यूट फ्री बैच आ चुका है फॉर GSSB फार्मासिस्ट जो है, जूनियर फार्मासिस्ट। सारे सब्जेक्ट के नोट्स, रैपिड रिवीजन, प्रीवियस ईयर आपका फार्मासिस्ट सॉल्व पेपर्स, टेस्ट सीरीज, ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ आपको फ्री बैच में कैसे ज्वाइन होना है, आप डाउनलोड कीजिए एपोमाइंड का ऐप प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे बैच का आपको एक आइकन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे आप तो आपको प्लस के आइकॉन पे क्लिक करके ये बैच कोड डालना है GSSB 2026। आप फ्री बैच में एनरोल हो जाओगे। फ्री बैच में एनरोल होने के बाद आप यहाँ पे स्वाइप करके ऊपर देखेंगे तो स्टडी मटेरियल आ जाएगा, यहाँ से स्वाइप करेंगे तो, और आपको स्टडी मटेरियल में ये लेक्चर का, ये वीडियो का PDF, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का PDF और बाकी सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर स्ट्रक्चर्ड वे में परफॉर्म करना चाहते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में एक तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके पास बेसिक और एडवांस बैच है, एपोमाइंड लेकर आया है GSSB जूनियर फार्मासिस्ट का, ठीक है। वहाँ पे आपको बेसिक और एडवांस बैच मिलेगा। एडवांस बैच में आपको डोर स्टेप हार्ड कॉपी मॉड्यूल्स डिलीवरी मिल जाएगी वहाँ पे। बाकी दोनों चीज़ें, बाकी दोनों फीचर्स जो हैं बाकी दोनों बैचेस में सेम रहेंगे। एडवांस बैच में देखिए आपको विथ मॉड्यूल्स मिल जाएगा और एक्स्ट्रा जो मतलब
ये एक एक्स्ट्रा चीज़ रहेगी मॉड्यूल्स का। बाकी दोनों बैचेस में फीचर्स जो हैं वो सेम है। लाइव लेक्चर, सारे आपके क्लासरूम के लेक्चर्स लाइव जो मिलेंगे आपको, रिकॉर्डेड भी मिलेंगे। एपोफास्ट के नोट्स, क्लासरूम नोट्स, PYQ सॉल्यूशन, ऑनलाइन आपका टेस्ट सीरीज हो जाएगा, हार्ड कॉपी मॉड्यूल्स, डोर स्टेप डिलीवरी, वीकली टेस्ट और आपकी सारी चीज़ें। एग्जामिनेशन पोर्टल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपका अवेल हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप सिर्फ एपोमाइंड के मॉड्यूल्स लेना चाहते हैं तो मॉड्यूल्स भी हाईली क्यूरेटेड मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं फॉर GSSB, GPSSB। इसके अलावा अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एम्स फार्मासिस्ट, यहाँ पर आपका ड्रग इंस्पेक्टर, रेलवे, RRB, कोई भी जूनियर फार्मासिस्ट, आपका ड्रग इंस्पेक्टर, कोई भी आप फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ये मॉड्यूल आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें सारे फार्मा के सब्जेक्ट्स आपको कवर करके मिल जाएंगे। तो ये आपको 1499 में अवेल कर सकते हैं आप। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा नया पेपर होगा, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे। ये पेपर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जितना पढ़ा है, जितना समझा है, उसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए, याद कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए MCQs की। थैंक यू सो मच।